Hello everyone. So I welcome you all on our YouTube channel named The Journalist Hub. रिसेंट के कुछ सेशंस के अंदर हम इंटरनल सिक्योरिटी को कंप्लीट कर रहे हैं और ये जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन है ये आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए 100% यही एलिजिबल रहेगा। और यही कि मेरे कहने का मतलब यही है, यही इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर देखने को नहीं मिलेगा आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में। सेकंड, आपका जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन आता है दैट कुड कम्प्लीटली बी इजीली डन फ्रॉम दीज नोट्स एंड दीज लेक्चर्स। यू कैन 100% रिलाई ऑन दैट। और जब मैं 100% का मतलब बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है डैम 100%। यू डोंट नीड टू लुक फॉर एनी एक्स्ट्रा मटीरियल आउटसाइड दीज नोट्स। हर इंपॉर्टेंट करंट की चीज़, हर फैक्ट, हर डेटा, हर कोट, हर रिपोर्ट, हर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, नॉर्मल कमिटीज, ऑल आर बीन मैंशनड इन दीज नोट्स। यू कैन रिलाई 100% ऑन दिस। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है या जो डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे लिखना होता है दैट कुड कंप्लीटली एंड इजीली बी डन फ्रॉम दीज नोट्स। 100% कवरेज होगी एंड आई गारंटी दैट, राइट। तो इन सभी चीज़ों के लिए प्लस इसके अलावा अगर आप कोई स्टेट PCS का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इसके लिए तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। इफ़ UPSC इज़ बिन कवर्ड देन स्टेट PCS इज़ ऑल्सो बिन कवर्ड। और चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि हमारे अभी तक 4 सेशन हो चुके हैं आई थिंक, और उनके अंदर हमने टेररिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टेररिज्म के अलावा बायो टेररिज्म को हमने एक्सप्लेन किया है। टेक्नोलॉजी एंड टेररिज्म के साथ हमने चीज़ों को देखा है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है उसको हमने देखा है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हमने देखा है। और इसके अलावा बहुत सारे अदर टॉपिक्स हैं दैट वी हैव कंप्लीटेड एंड फॉर दैट यू कैन रेफर टू आवर यूट्यूब चैनल और वीडियो सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए आप में से मैक्सिमम लोग सिर्फ वीडियो सेक्शन में जाके देखते हैं कि चैनल इज़ लिमिटेड ओनली अप टू दैट लेवल, बट वहाँ पे ना एक लाइव का अलग से सेक्शन भी होता है। जैसे इधर तो आपका आता है वीडियो और वीडियो के बाद इधर ही लाइव लिखा होता है चैनल के ऊपर। तो इफ़ यू विल गो टू द लाइव सेक्शन देन यू विल फाइंड आउट कि लाइव जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो लाइव क्लासेस ली जाती हैं, उनका भी डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड यू कैन वॉच दोज लाइव रिकॉर्डिंग्स अपनी स्पीड के हिसाब से। कोई 1.5 के ऊपर देखना चाहे दैट इट्स गुड, 1.25 दैन इट्स गुड, जैसा आप चाहें वैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब आगे हम अपना क्लास को शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ड्रोन्स के बारे में, ठीक है। ड्रोन्स के बारे में कई बार देखो इंडिविजुअली तो नहीं पूछा जा सकता, बट समटाइम्स 150 वर्ड 200 वर्ड के अंदर पूछा जा सकता है या इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चन पुट हो सकता है कि ड्रोन्स के क्या यूजेस। उस समय पे मैक्सिमम आप लोगों को मिलिट्री एप्लीकेशंस याद आती हैं, लेकिन यहाँ पे सिविलियन एप्लीकेशंस भी हैं और मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं। व्हाट आर दो सिविलियन एप्लीकेशंस? जैसे कि एरियल फोटोग्राफी, मतलब आसमान से फोटोग्राफी लेना, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैपिंग करना, ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर, वेदर के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर, एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, यूट्यूब के व्लॉगर्स जो है अपना व्लॉग बनाते हैं, ये सभी क्या हैं आप एक बार इनको देख लीजिएगा। ये सारे के सारे पोर्शन क्या हैं, ये आपके सिविलियन एप्लीकेशन है, मतलब ड्रोन्स का सिविलियन लाइफ के अंदर क्या यूज़ होता है। एक बार इसको जैसे देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है नहीं। मिलिट्री एप्लीकेशंस के ऊपर आपको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक आपके ड्रोन्स होते हैं स्वार्म ड्रोन्स। स्वार्म ड्रोन्स क्या होते हैं? जैसे कि बहुत सारे UAV को एक साथ छोड़ दिया, मतलब बहुत सारे जो है ना ड्रोन्स को एक साथ छोड़ दिया किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो जैसे मधुमक्खियाँ किसी के पीछे भागती हैं ना, वैसे ही ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स आसमान में दिखाई देंगे। सो इनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? स्वार्म ड्रोन्स। देन स्विच वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये क्या है? ये आपके वो ड्रोन्स हैं जो जैसे ये आपका कोई प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जैसे एरोप्लेन रन करता है, ऐसे उड़ता है एरोप्लेन, तो ऐसे नहीं, वो वाले ड्रोन्स जो एकदम वर्टिकल टेक ऑफ, मतलब वर्टिकली ऊपर उठे और फिर अपना चले गए। इसी तरह लैंडिंग के लिए वो ऐसे नहीं आएंगे, वो अपना बड़े प्यार से जो है लैंडिंग को करेंगे। वो आएंगे ऐसे आसमान में से एंड देन वर्टिकल लैंडिंग। तो वर्टिकल ही टेक ऑफ होगा और वर्टिकल ही लैंडिंग होगी। इन्हें बोलते हैं स्विच वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स। इसके अलावा कुछ इंडिजीनियस ड्रोन्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि लक्ष्य है, निशांत है। ये DRDO के द्वारा बनाए गए हैं। रिकॉनेसेंस मतलब कि नज़र रखने के लिए, वो है आपका तपस ड्रोन। देन इसके अलावा अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि भाई कुछ इंपोर्टेड ड्रोन्स भी हैं जो इंडिया मंगवाने की कोशिश कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल हैं। कौन कौन से हैं? इजराइल से हैं आपके 2 ड्रोन्स, एक हेरोन और दूसरा सर्चर। इसके अलावा USA से भी हम कुछ ड्रोन्स मंगवा रहे हैं, जैसे प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स, MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन। ऑल दीज आर जस्ट दी एग्जाम्पल्स, यू जस्ट हैव टू राइट दीज एग्जाम्पल्स इन योर डिस्क्रिप्टिव, दैट्स इट। उसके अलावा आपको इनको ज़्यादा डेप्थ में आपसे नहीं पूछेंगे कि प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की हाइट, वेट, लेंथ बताओ ना, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो दीज आर दी सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स। अब मैक्स के अंदर अगर पहुँचेंगे तो ये बोलेंगे कि भाई आपके जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए ड्रोन रूल्स बनाए गए 2021 के अंदर। DGCA की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके अलावा एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भी है। ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कि आपके जो भी ड्रोन्स उस समय पे उड़ रहे हैं उनकी मैपिंग की जाती है, दिखाया जाता है कि भाई ये ड्रोन्स यहाँ पर है, ये ड्रोन्स यहाँ पर है। तो दिस वेबसाइट इज ऑल्सो बीन होस्टेड बाय योर DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस भी हैं जो कि रोग ड्रोन्स के बारे में है। रोग ड्रोन्स क्या होते हैं? जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। और ये आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है?
ये वो ड्रोन्स हैं, देखो ड्रोन रूल्स 2021, इसके तहत क्या होगा कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप ड्रोन्स को किस एरिया के अंदर उड़ा सकते हो, ड्रोन्स की क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, कहाँ से परचेज किया आपके पास, और ये इसको कौन उड़ा रहा है, उड़ाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन और इसके अलावा जब आप ड्रोन को उड़ा रहे होंगे देन दैट ड्रोन विल बी मैप्ड, ठीक है, उसको टैग किया जाएगा, मैप किया जाएगा। लेकिन रोग ड्रोन्स क्या हैं जिसको आप इस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वो ड्रोन है जो अनरजिस्टर्ड है, अनरेगुलेटेड है। तो अब इसको कैसे टैकल किया जाए? पहले तो मान लो सपोज कोई इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोई ड्रोन आपको दिखाई देता है और आपने देखा नीचे और आपने अपने ऑफिसर्स को बोला कि फायर, आपने तुरंत फायर ओपन कर दिया और उसके अंदर था भाई बहुत जहरीला केमिकल। जैसे ही आपने फायर किया वो केमिकल रिलीज हो गया, उनका ड्रोन तो खराब हुआ, उसकी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था कि इस जहरीले केमिकल को वहाँ पे फैलाना, उनका तो मकसद पूरा हो गया ना। तो हमें ऐसी गाइडलाइंस चाहिए थी जो इस ऐसे ड्रोन्स को हैंडल कर सकें। तो हमने क्या क्या देखा कि इसके अंदर ये बताया हुआ है कि कैसे आप ऐसे रोग ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरप्ट कैसे करेंगे, कि जैसे जाल लेंगे, जाल इनके ऊपर डालेंगे, फिर धीरे धीरे उसको जो है ना नीचे उतारेंगे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप जो है उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ में उनको बाद में जब उनको डीकंस्ट्रक्ट कर दिया, पता चल गया कितना हार्मफुल है कितना नहीं है, देन उसके बाद हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ दैट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट इज बीन रिटन इन योर नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस, ठीक है। ये आपका है कि कैसे ड्रोन्स को रेगुलेट किया जा सकता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं स्पेस वॉरफेयर के बारे में। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्पेस वॉरफेयर के बारे में पूछा जाए, क्योंकि ये एक नया डोमेन उभर कर आ रहा है जिसके अंदर आपका फाइट होती है आजकल नेशंस की। सो अगर स्पेस वॉरफेयर के अंदर पूछा जाए तो व्हाट इज स्पेस वॉरफेयर? इट मीन्स दैट इट इज़ अ कॉम्बैट दैट टेक्स प्लेस इन द आउटर स्पेस। ये वो लड़ाई है जो बाहरी स्पेस के अंदर होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पेस वॉरफेयर। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, स्पेस वेपनाइजेशन एंड स्पेस मिलिटराइजेशन के अंदर क्या फ़र्क है? देखो नाम के ऊपर जाओ, नाम क्या है? वेपन। वेपन मतलब हथियार। अगर स्पेस के अंदर आप वेपन रख रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स स्पेस वेपनाइजेशन। लेकिन अगर स्पेस को आप मिलिट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ स्पेस मिलिटराइजेशन। आप कहेंगे सर इस दोनों के अंदर फ़र्क क्या हुआ? फिर देखो आपके पास अगर न्यूक्लियर मिसाइल है और वो न्यूक्लियर मिसाइल आपने स्पेस में रख दी, दैट इज़ द स्पेस वेपनाइजेशन। बट आपने स्पेस के अंदर कोई ऐसी सैटेलाइट छोड़ी या फिर कोई ऐसी आपने मिसाइल छोड़ी पृथ्वी से जो कि आपके दुश्मनों की सैटेलाइट को या तो ख़त्म करेगी या फिर दुश्मनों की सैटेलाइट के ऊपर नज़र रखेगी। सो दिस मीन्स आप स्पेस को यूज़ कर रहे हो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टैक्टिकल एडवांटेज गेन करने के लिए। मतलब युद्ध जो ज़मीन पे हो रहा है उसको आप एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द स्पेस, दैट इज़ नोन एज द स्पेस मिलिटराइजेशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटिव क्या है हमारे स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए? भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? फर्स्ट वन इज योर डिफेंस स्पेस एजेंसी, 2019 के अंदर बनी थी। इट इज़ फर्स्ट योर ट्राई सर्विस एजेंसी, जिसके अंदर आपके इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों के ही ऑफिसर्स आते हैं और वो स्पेस से रिलेटेड चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, साथ में एक फर्दर आगे अपना एक एक्शन प्लान बनाते हैं। एंड दिस कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। या तो लॉजिक लगाओ या फिर सोच लो या रट्टा मारो। लॉजिक लगाओ भाई कि तीनों की तीनों सर्विसेज किसके अंडर आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो ऑब्वियसली ये किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। देन डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, ये डीआरडीओ के अंदर आती है और डीआरडीओ भी किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर के ऊपर। इसका नाम क्या है? डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी। मतलब कि ये रिसर्च करेगी कि आसमान में, अगर आसमान मतलब कि अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर क्या क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिससे कि मतलब इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। आपको पता है अभी रिसेंटली इंडिया ने 2019 के अंदर एसैट का परीक्षण किया था, ठीक है। एसैट एंटी सैटेलाइट इसकी फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं मिशन शक्ति से। मतलब इंडिया ने लियो के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर अपना एक सैटेलाइट रखा, डमी सैटेलाइट रखा। यहाँ से इंडिया ने अपनी एक मिसाइल लॉन्च करी और वो इससे ये प्रूव करके दिखाया कि हम स्पेस के अंदर किसी सैटेलाइट को ब्लास्ट करने की क्षमता रखते हैं। और ये जो मिशन था, ये मिशन करने के बाद इंडिया जो है चौथी कंट्री हो गया है जिसके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी है। कैन यू गेस द अदर थ्री? करेक्ट, एक आपका यूएस है, यूएस के अलावा साथ में है रशिया और चाइना। इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू हैव सच कैपेबिलिटीज़। इसके अलावा जो है ये कम्युनिकेशंस को सिक्योर करता है, हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, ठीक। कुल मिला के ये रिसर्च का और बाकी सब चीज़ें काम जो है ये करता है। देन नाविक है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इसके अंदर 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं और 3 जियो स्टेशनरी। नाविक का मतलब क्या है? जैसे आपको पता है जीपीएस, इंडिया का ये लोकली जीपीएस है, ठीक है। हालांकि जीपीएस है ग्लोबल, मतलब पूरे वर्ल्ड के ऊपर जीपीएस की नज़र है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वहाँ पे सैटेलाइट्स हैं। इंडिया के अंदर ये 7
7 सैटेलाइट्स का कॉम्बिनेशन है जो इंडिया के 1500 किलोमीटर के अराउंड जो है उसको चेक करता रहता है, वहाँ तक इसकी जो है रीच है। ठीक है, तो ये है आपका नाविक। इसके अलावा विद द टाइम हम इंड स्पेस एक्सरसाइज भी करते हैं, मतलब इंडिया स्पेस एक्सरसाइज, जिसके अंदर स्पेस से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं दे ऑल केम टुगेदर एंड नए नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, राइट। देन क्या कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी हुई हैं स्पेस से रिलेटेड, बिल्कुल। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, ये आपका बहुत बेहतरीन ट्रीटी है। ठीक है, इसके अंदर क्या बात की गई है, इसके अंदर ये की गई है कि भाई जो आपका आउटर स्पेस है उसको बिल्कुल पीसफुल तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। ये आपका आउटर स्पेस के बारे में है। इंडिया ने इसको 1982 के आसपास में इंडिया ने इसको साइन किया था और बोला था कि भाई हम भी है ना इसका बेनिफिट पीसफुल यूज़ करेंगे और जो भी बेनिफिट होगा आउटर स्पेस से वो सभी देशों के बीच में बांटा जाएगा। और यहाँ पे ना इस ट्रीटी के अंदर ये बोला गया कि आउटर स्पेस के अंदर आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते। अगर ऐसा रखना पॉसिबल होता तो सबसे पहले चाइना, रशिया, यूएसए रख चुके होते अभी तक। तो बोले कि आप आउटर स्पेस के अंदर न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते। इसके अलावा नेक्स्ट इज योर मून एग्रीमेंट। मून एग्रीमेंट ये बोलता है कि भाई आपको पीसफुल यूज़ करना है किसी भी प्लैनेट का, प्लस में उसके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर लायबिलिटी कन्वेंशन। लायबिलिटी कन्वेंशन ये है कि भाई अगर आपके सैटेलाइट ने किसी दूसरे सैटेलाइट को या किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाया है स्पेस के अंदर, देन अ पर्टिकुलर कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1975, नाम से पता क्या चल रहा है, रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्स होंगे जिसने भी अपनी सैटेलाइट, अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं स्पेस के अंदर, दे ऑल हैव टू रजिस्टर थ्रू द यूएन। उनको वहाँ पे जो है ना यूएन के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक आपका आर्टेमिस रिकॉर्ड। आर्टेमिस रिकॉर्ड ये कहता है, सॉरी रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आर्टेमिस अकॉर्ड ये बोलता है कि भाई आपको जो है ना स्पेस के अंदर एक्सप्लोरेशन करना है तो उसका ढंग से यूटिलाइजेशन करना है, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब करके आ जाओ। ठीक है, और ये आपका आर्टेमिस रिकॉर्ड था। तो आपको जो पेपर है, पेपर में क्या लिखना पड़ेगा, क्या पेपर में आउटर स्पेस ट्रीटी को कंप्लीट करके लिखना पड़ेगा? नहीं, पेपर में यू जस्ट हैव टू मेंशन दीज थिंग्स। और ये मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको एक हल्का फुल्का आइडिया रहे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि किसी भी एक ट्रीटी को एक्सप्लेन करके बताओ इंटरव्यू के अंदर, देन देखो इंटरव्यू या फिर जो 1-on-1 पर्सन्स होते हैं उसके अंदर एक ही चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं ना वो क्यों कैसे इंक्रीज़ होते हैं। दे स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपसे पूरे इंटरव्यू के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देन आई एम डैम श्योर आपके एवरेज या फिर बिलो एवरेज ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स को नहीं बढ़ाया, तो कहीं एक बार बढ़ाने की कोशिश की होगी एंड यू फेल्ड मिजरेबली एट दैट पोजीशन। तो आपको हमेशा ऐसा देखना है इंटरव्यू के अंदर कि अगर आपके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड एंड वेरी गुड। तो जब अगर आपके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ गया तो वो अगर आपसे स्पेस के बारे में पूछ रहे हैं, देन दे वुड से यू कि भाई कोई भी एक स्पेस ट्रीटी के बारे में बताओ, तो आप एक नहीं 3-4 बताओगे तो दैट मीन्स कि हाँ ये अब लिमिट, अब इसके बारे में फर्दर ट्रीटीज़ के बारे में क्या ही पूछेंगे, सिर्फ आपको एक रफ आइडिया हो एंड यू हैव दैट रफ आइडिया, फैंटास्टिक। उसके अंदर डेप्थ की बात तो इसरो के या फिर जो पर्टिकुलर स्पेस एजेंसी के अगर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं देन होना चाहिए। तो ये था आपका स्पेस वॉरफेयर। इसी के साथ हमने 2 चीज़ देखी, एक तो ड्रोन्स, दूसरा स्पेस। फैंटास्टिक। चलो अब हम देखते हैं वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट। हमारे देश में कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो काम करती हैं डिस्पाइट ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, कौन कौन सी फोर्सेस हैं और क्या क्या उनके मैंडेट हैं, इनको हम देखते हैं। देखो हमारे पास जनरली ये 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, कहने के लिए तो 5 हैं, 2 आपकी पैरामिलिट्रीज के अंदर आती हैं। ठीक, पर चलो अपना पढ़ाई को शुरू करते हैं, देखते हैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं असम राइफल को। ठीक है, असम राइफल, ये रही आपकी असम राइफल, दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1835 एंड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, देखो ये आती तो एमएचए के अंडर है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका एमएचए के अंडर है, बट इसका जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। इसका क्या मतलब है, इसके ऑफिसर्स जो हैं वो ऑफिसर्स आते तो आर्मी से हैं, बट इसके जो डेजिग्नेशंस मतलब इसकी जो सैलरी पे पेंशन है वो डिसाइड करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वैसे यहाँ पे असम राइफल के लोगों की पेंशन नहीं होती जैसा आपके आर्मी की पेंशन होती है। सो असम राइफल एक इस तरह की फोर्स है। नाम से क्या पता चल रहा है, असम मतलब असम और नियर बाय एरियाज को गार्ड करेगी। इसकी प्राइमरी रोल कहाँ पे है, इसका प्राइमरी रोल है आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करना, इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करना। ठीक है, इसको ये गार्ड करती है आपकी असम राइफल। 2017 के अंदर एक प्रपोजल सेंड किया गया था कि इसमें से देखो इसका कोई यूटिलाइजेशन तो है नहीं, तो थोड़ी सी फोर्स को जो आईटीबीपी के पास दे दो और थोड़ी सी फोर्स को जो है आर्मी के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, बट वो अभी प्रपोजल ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ को एस्टैब्लिश किया गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 1965 के अंदर।
1 दिसंबर 1965 के अंदर बीएसएफ को एस्टैब्लिश किया गया। और बीएसएफ देखती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। और देखो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 2 देशों के थ्रू फैला हुआ है। अब एक तो है आपका पूरा का पूरा पाकिस्तान, ठीक है। देन पहले एक और देश होता था जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान या फिर ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज के समय में बोला जाता है बांग्लादेश। सो बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों की बॉर्डर की जिम्मेवारी किसके पास है? बीएसएफ के पास है। और ये एकमात्र ऐसी विंग है आपकी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जिसके पास तीनों ही यूनिट्स हैं। 3 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं? इनके पास आर्मी विंग भी है। आर्मी मतलब आर्मी से नहीं, मतलब आर्मी जैसा काम करने वाली। इनके पास नेवी विंग भी है और इनके पास खुद की एयरफोर्स विंग भी है। अब देखो जैसे आसाम राइफल है, इनके पास नेवी और एयरफोर्स की विंग नहीं है, और सीआईएसएफ के पास ऐसे ही अलग अलग विंग्स नहीं है। इट इज़ अ ओनली फोर्स इन द इंडिया विच हैव ऑल 3 टाइप्स ऑफ विंग्स, राइट। ये है आपके बीएसएफ के बारे में। नेक्स्ट इज योर सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के बारे में तो आपको पता ही होगा कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, जो भी आपके बड़े बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सभी को ये वो करती हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ये प्राइवेट सेक्टर को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो ये एकमात्र ऐसी फोर्स है जो अपने लिए खुद पैसा कमाती है। दिस इज़ अबाउट द सीआईएसएफ। मेट्रो के अंदर भी आपने इनको देखा होगा। रिसेंट में ये हॉट न्यूज़ में थी आपकी सीआईएसएफ, क्योंकि इसके पास रिसेंटली फर्स्ट फीमेल डीजी आई थी जिनका नाम था नीना सिंह, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द CISF। देन नेक्स्ट इज योर CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, राइट। ये आपका जो है ना, जो आपने सुना होगा कोबरा कमांडो, ठीक है। इनको ज़्यादातर CRPF को डिप्लॉय किया जाता है इलेक्शन ड्यूटीज़ के अंदर, या फिर नक्सलिज्म से डील करने के लिए, या फिर हिंटरलैंड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो CRPF को डिप्लॉय किया जाता है। CRPF की जो कॉम्बैट विंग है, जो कमांडो विंग है, उसका नाम है कोबरा, ठीक है। कोबरा बटालियन आपकी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से डील करने में काम करती है। बहुत बढ़िया विंग है, ठीक। तो कोबरा की फुल फॉर्म है कॉम्बैट बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। कॉम्बैट बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। कभी इन फोर्सेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट इज योर ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका गठन किया गया था आफ्टर द वॉर ऑफ इंडो चाइना 1962 के अंदर, और ये 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर को गवर्न करती है। हम 2 कंट्रीज़ ही बोलेंगे, एक है आपका चाइना, इसके अलावा एक आपका तिब्बत। इन 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर साइड को आपका ITBP गवर्न करती है। बहुत बढ़िया है। एंड इट इज़ द फर्स्ट फोर्स दैट इज़ टू बी नोन एज द रिस्पॉन्डर फॉर द नेचुरल डिजास्टर इन हिमालयाज। अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसके अंदर ये जो है फर्स्ट, अगर कोई डिजास्टर आता है हिमालय के अंदर तो ये फोर्स सबसे फर्स्ट एक्ट करती है, राइट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सशस्त्र सीमा बल। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फोर्स सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल आपके 2 नेशंस को गार्ड करती है, एक है आपका नेपाल और एक है आपका भूटान। ये बहुत ही फ्रेंडली फोर्स मानी जाती है और ये बहुत ही माइल्ड तरीके से जो है ना डील करती है आपके लोगों के साथ। तो इस वजह से, सेंसिटिव होने की वजह से इसको सेंसिटिव एरियाज दिए जाते हैं कि 2 देशों के बीच संबंध ना बिगड़े। बहुत अच्छे से गार्ड करती है सशस्त्र सीमा बल। देन नेक्स्ट इज़ योर NSG जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये 1986 के अंदर क्रिएट की गई थी NSG, ताकि आपको पता है जो हिंटरलैंड के अंदर जितने भी आपके टेररिस्ट अटैक करते हैं या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, देन टू डील विद द काउंटर इंसर्जेंसी, NSG इज़ अ स्पेशलाइज्ड फोर्स दैट इज़ बीन क्रिएटेड अंडर द MHA। ये डायरेक्टली MHA के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है NSG, और इनका मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है। इसके साथ ही में कुछ अदर फोर्सेस भी हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। एक है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक। जैसे आपकी CAPF है ना मिलिट्री के सामने, जैसे आपकी BSF है मिलिट्री के सामने, BSF इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मिलिट्री, उसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड है आपकी नेवी के सामने, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये अपना इंडिया है तो इंडियन कोस्ट गार्ड आपकी यहाँ तक ड्यूटी करेगी, और जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं अप टू 200 नॉटिकल माइल तक आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड रहेगी, और 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल के बाद जो है आपकी यहाँ पे इंडियन नेवी का काम आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे है आपकी ये इंडियन कोस्ट गार्ड। एस्टैब्लिशमेंट किया गया था इसका, आई थिंक 1977 के अंदर इसका गठन किया गया था, एंड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये पैरामिलिट्री के अंदर आती है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड। और दूसरी आपकी कौन सी फोर्स आती है पैरामिलिट्री के अंदर? आसाम राइफल्स, ठीक है। दोनों की दोनों आपकी पैरामिलिट्री के अंदर आती है। चलिए, इस तरह से हमने सबसे पहले पूरी की पूरी फोर्सेस देखी, और फोर्सेस के अंदर हम देखते हैं
इनका कंट्रीब्यूशन एंड चैलेंजेस। सबसे पहले देखते हैं इन फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन क्या है। दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बॉर्डर को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, डिप्लोमेटिक मिशंस, यूएन के अंदर भी इनको भेजा जाता है। वीआईपी की प्रोटेक्शंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑल दीज आर दी कंट्रीब्यूशन ऑफ दी यू कैन से आर्म्ड फोर्सेज या फिर पैरामिलिट्री। देन चैलेंजेस क्या है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी आ गई तो इनको काम करना है, वीआईपी की प्रोटेक्शन इनका काम, काउंटर इंसर्जेंसी इनका काम, इंटरनल सिक्योरिटी इनका काम, यूएन के पास जाना इनका काम। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्पेशलाइजेशन जरा कम बचती है। इसके अलावा वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, मॉडर्नाइजेशन बहुत कम है, कार्डर को मतलब पर्सनल्स को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता, ऊपर प्रमोशन के एवेन्यूज़ बेटर नहीं है। इसके अलावा स्किल जो है बराबर से, कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छे से डेवलप नहीं की जाती है। आपको पता है जो है ना एसी असिस्टेंट कमांडेंट लोग आके लगते हैं, उनके ऊपर हमेशा से आईपीएस अपने ऐसे हॉक की तरह रहते हैं। देन वर्किंग कंडीशंस आर इवन ऑल्सो नॉट गुड, दे आर द पर्सन्स हु सर्व अंडर द डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड डिस्पाइट ऑफ दैट उनको पेंशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। आउटडेटेड वेपन्स यूज़ करते हैं, पेंशन के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया। सैलरी भी इनकी इतनी अच्छी खासी नहीं है, इस वजह से ज़्यादातर लोग कुछ टाइम तक सर्व करते हैं एंड देन दे केम फ्रॉम द फोर्स एंड किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। एक मिनट, वाटर टैंक इज फुल, गिव मी सम मिनट। ओके, सो ये हमारे क्या है, सारे कंट्रीब्यूशन है और चैलेंजेस हैं इन फोर्सेस के लिए। इसके अलावा देयर आर सम अदर फोर्सेस आल्सो, जैसे कि हम एक्सप्लेन करते हैं। एक है आपका, एक फोर्स का नाम है एसपीजी, ठीक है। आई थिंक पेन की जो निब है वो चेंज करनी पड़ेगी, एसपीजी, ठीक है। एसपीजी है आपका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने बनाया था 1985 के अराउंड में, ठीक है। इसका काम था प्राइम मिनिस्टर्स और उनकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। रिसेंटली 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, जिसके अंदर पहले तो ये था कि भाई प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर जब तक रहेंगे तब तक तो उनकी सिक्योरिटी एसपीजी प्रोवाइड करेगी। बट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हटने के बाद भी 1 साल तक, अप टू 1 ईयर, दे विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द पीएम एंड देयर इमीडिएट नेबर्स। लेकिन 2019 के अंदर ये अमेंडमेंट किया गया कि ये 1 साल बहुत कम है, 5 ईयर्स तक जो है ना जो एसपीजी है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, राइट। इसके अलावा एक और कंसेप्ट आता है आपका इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ऐसी कमांड है जहाँ से आपके जैसे कोई एरिया है, सपोज अपना ये इंडिया है, इसके अंदर थिएटर्स को बांट देंगे हम, मतलब जहाँ का स्पेशल जैसा एरिया है उसके हिसाब से हम उस एरिया को बांट देंगे। जैसे मान लो अगर हम ऐसे बांट दें तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट का और ये तराई वाला जो रीजन है, ये सारा किसके अंदर बांट दिया, ईस्टर्न थिएटर कमांड। देन ये आपका वेस्टर्न थिएटर कमांड, क्योंकि यहाँ के जो फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्सेज रहेंगी उनकी स्पेशलाइजेशन के अंदर ज़्यादा आसानी रहेगी। और इसके अंदर तीनों ही फोर्सेज के ऑफिसर्स आके काम करते हैं। आपको पता है इंडिया का, ये आपका सदन है जो पूरी इंडिया है, इंडिया का एक ही ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। वहाँ पर तीनों ही फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के ऑफिसर्स आके इकट्ठा कंबाइंडली काम करते हैं। इसके अलावा एक और आपकी जो यूनिट है वो बहुत 2-3 साल पहले न्यूज़ के अंदर थी, बट आईबी के अंदर इट में भी आस्क्ड इन द इंटरव्यू कि भाई एसएफएफ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसका एक और नाम है विकास बटालियन, ठीक है, विकास बटालियन। ये विकास बटालियन क्या है, जब तिब्बत जो रीजन था, तिब्बत को जब चाइना ने कैप्चर किया तो तिब्बत का यूथ बिकम द वायलेंट। तो यहाँ पे जो हमारा रॉ प्लस इसके अलावा हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी साथ में आता है, रॉ को हम एक कुछ समय के लिए हटा देते हैं। इसका हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो है प्लस हमारा जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो। इसके अलावा यूएसए से आपके आता है सीआईए इनपुट प्रोवाइड करता है और रॉ हमारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। हाँ, ये सभी सिक्योरिटी एजेंसीज मिलके इन्होंने इस फोर्स का निर्माण किया और इसके अंदर तिब्बत के यूथ को, तिब्बतियन जो यूथ है उन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, या बात करें कि उन्हें रिक्रूट किया जाता है इस फोर्स के अंदर। इस फोर्स को हेड करते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, और इनका जो रैंक होता है इक्विवेलेंट होता है मिलिट्री में मेजर जनरल के बराबर, ठीक। तो ये एसएफएफ है। अच्छा, ये काम क्या करती है, जो आपका पहाड़ी एरिया है, जैसे कि आपका चाइना से जो आपका अक्साई चीन वाला एरिया है वो एरिया, ठीक है, जो आपका अक्साई चीन वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसके ऊपर या चाइना और कहीं पे गुस्ताखी करता है तो वहाँ पर आपकी एसएफएफ को सबसे पहले भेजा जाता है, क्योंकि ये एक्लेमेटाइज हो चुके होते हैं उस एनवायरनमेंट के, उस वेदर के, तो इनको प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत स्विफ्टली एक्ट करते हैं, बहुत बेहतरीन है। 1971 पाकिस्तान के युद्ध से लेके कारगिल का युद्ध, एंड देन उसके बाद अभी रिसेंटली जब चाइना ने पीक्स के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, देन दिस बटालियन एक्ट वेरी स्विफ्टली एंड गेट अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेजियस पोजीशन फॉर द इंडियन फोर्सेस, राइट। तो ये बहुत बेहतरीन फोर्स है। ओके, तो ये हमने देखा कुछ हमारी फोर्सेस के बारे में।
ओके तो हमने कौन कौन सी फोर्सेस देखी, हमने देखी असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी। इसके साथ ही में हमने और 3 फोर्सेस देखी हैं, एसपीजी, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, एसएफएफ, राइट। सो कुल मिला के हमने इंडिया की सारी फोर्सेस को देख लिया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कभी भी अगर इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है तो रेयरली आर्मी का यूज़ किया जाएगा, रेयरली, बहुत ही रेयर, ठीक है। आर्मी का यूज़ बहुत ही रेयर किया जाएगा। रीज़न ये है, आर्मी को इस तरह से माइंडसेट के साथ ट्रेन किया जाता है कि जो सामने वाला जो पर्सन है दैट इज़ द दुश्मन, ये एक्सटर्नल एग्रेशन से डील करने के लिए बने होते हैं। सामने वाला आपका दुश्मन है, वो इंडिया के अंदर एंट्री ले रहा है, लेकिन जो अगर इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर जो ये फोर्सेज हैं हमारी, इन फोर्सेज को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि सामने वाला आपका दुश्मन नहीं है, सामने वाला इंडिया के ही नागरिक है, बाहर का नहीं है, अपना ही है, बस थोड़ा भटक गया है। तो इनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है। इस वजह से जितनी भी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की फोर्सेज हैं, इनके हेड जो हैं वो आपके आईपीएस होते हैं, और जो इंडिया की एक्सटर्नल सिक्योरिटी से डील करती हैं उनके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है। जैसे आपका एनएसजी लगाओ, ठीक है, एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडोज भी बोलते हैं। जो ये आपका एनएसजी है इसके अंदर आर्मी, पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसका हेड एनएसजी का हमेशा ही एक आईपीएस होंगे, ठीक है। ये कन्वेंशन है, थ्रू कन्वेंशन, राइट। एंड वाई आईपीएस? क्योंकि आईपीएस इंडिया के इंटरनल मैटर्स को समझने के लिए है, मेजर जनरल्स वे किस चीज़ के लिए हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को समझने के लिए है। तो ये बाय डिफॉल्ट नेचर के अंदर होता है, इस वजह से इनके हेड ज़्यादातर आपको आईपीएस ही देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हो गए आपके फोर्सेस सारी, ठीक है। आगे चले, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। बट बिफोर दैट गिव मी लिटिल ब्रेक 5 मिनट्स का, ठीक है। हाँ, आपके लिए ब्रेक नहीं, आपके लिए कंटिन्यू ही चलेगा। नेक्स्ट इज पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपकी डेफिनेशन एज इट इज़ रट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट उनको बनाने की कोशिश करेंगे देन इट माइट बैकफायर एट द मोमेंट, ठीक है। उनमें से एक आपकी डेफिनेशन होती है पुलिस रिफॉर्म्स की, अक्सर आपसे पूछी जाती है कई बार। सो यू मस्ट नो what is the definition of police reforms. Police reforms means these are the reforms which are there to transform the value, culture, policies and practice of police. जो उनके वैल्यू, कल्चर, पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस को बदल सकें पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ फॉलो कर सके। वैसे हवलदार मंगनी राम की तरह, एसआई दरोगा मंगनी राम की तरह ना हो जाए कि 2 मिनट में कायदा कानून बता दे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जो डील करें उन्हें क्या बोलते हैं, बढ़िया पुलिस, स्मार्ट पुलिस, और ऐसी जो पुलिस का निर्माण कर सके उस तरह के रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं पुलिस रिफॉर्म्स। अब अगर नॉर्मली हम देखें तो स्टेट के अंडर आती है पुलिस, प्रिजन और पब्लिक ऑर्डर, जबकि सेंटर के पास आते हैं स्टेट को जो है ना प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ट्रेनिंग, ये सारे सेंटर के अधीन आते हैं। सेंटर और स्टेट के साथ में जो मिलकर कानून आते हैं वो आता है क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर का। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अगर कुछ फैक्ट और डेटा के बारे में बात करें तो यूएन ऐसा बोलता है कि 222 पुलिस वाले होने चाहिए हर 1 लाख इंसानों के ऊपर, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 181 पुलिस वाले हैं। इसका मतलब हमारे पास बहुत तगड़ी वैकेंसीज खाली हैं। अब हम बात करें तो पुलिस वालों से रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होंगे कि भाई कितने सारे इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल कंट्रोल। हर पुलिस वाले के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल रहता है। पॉलिटिकल फेवर के चक्कर में या फिर पॉलिटिकल दुश्मनी के चक्कर में उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो कानून है बहुत सेंचुरीज ओल्ड है। जैसे अगर हम बात करें आईपीसी की तो आईपीसी 1862 का, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और सीआरपीसी 1973, बहुत पुराने हमारे पास कानून हैं। समय बदल चुका है लेकिन कानून नहीं बदले हैं। और इन कानून के फीचर क्या हैं, ये कानून बनाए गए थे आपके कॉलोनियल माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए। कॉलोनियल माइंडसेट मतलब कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर की रेवोल्यूशंस को दबाने के लिए, लोगों को प्रेशराइज करने के लिए सारी पावर नेताओं के हाथ में और पुलिस वालों की भी पावर नेताओं के हाथ में दे दी थी। लेकिन अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई हैं आपकी, ठीक है, 2023 के अंदर आईपीसी की अमेंडमेंट को बोलते हैं, मतलब आईपीसी को चेंज करके एक नया कानून लेके आए हैं, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसके कुछ स्पेशल फीचर्स अगर मैं बताऊं कि ये हैं कि अगर मॉब लिंचिंग है तो कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई फॉल्स प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे आगे चल के शादी करूंगा या करूंगी एंड देन दे परफॉर्म द सेक्स एंड आफ्टर दैट दे डिनाइज, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनलाइज। वो क्रिमिनल सेक्स कर दिया, मतलब कि अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट वुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। देन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये भारतीय साक्ष्य संहिता, एविडेंस मतलब साक्ष्य संहिता, तो ये एक नया कानून बनाया गया है ऑन द बिहाफ, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके। इसमें ये बोला गया है, पहले जैसे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह थी तो उनको वैलिड प्रूफ मानने के लिए जजेस बहुत हिचकते थे, बट अब इसके अंदर ये बोला गया है कि येस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज आर एक्सेप्टेबल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। नेक्स्ट इज योर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसके अंतर्गत
अब इसको रिप्लेस करके एक नया कानून बना है, नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अंदर ये बताया गया है कि विद इन 14 डेज आपको एफआईआर की कॉपी जिस पर्सन के ऊपर एफआईआर की है उस पर्सन को देनी पड़ेगी। प्लस में 0 एफआईआर का पहले कंसेप्ट था, नाउ इट इज़ बीन प्रॉपरली रिटन डाउन और एकदम से अच्छी तरह से लीगलाइज्ड कर दिया गया है। इसके अलावा और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं, 4 लेवल्स की एंट्री है इंडिया में पुलिस पे, और मैक्सिमम जो पुलिस वाले हैं, नियरली इंडिया की 86% पुलिस फोर्स 86% ऑफ पुलिस फोर्स इज़ कांस्टेबल, ठीक है। और 4 जगह पे एंट्री आपको कहाँ पे देखने पे मिलती है पुलिस में, देखो एक तो होती है आपके कांस्टेबल लेवल के ऊपर, ठीक है, फिर होती है आपकी सब इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर, फिर होती है जो आपका पीसीएस लेता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, डीएसपी के लेवल के ऊपर, एंड देन यूपीएससी एट द आईपीएस लेवल। इतने सारे मतलब 4 ऑर्डर्स बनाए गए हैं। आपको पता है यूएस से यूके के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री होती है कांस्टेबल से लेके देन आगे तक आपको जाना पड़ेगा। इफ़ यू आर गुड इन द मेरिट देन यू विल डेफिनेटली बिकम द कमिश्नर ऑफ पुलिस। अगर कमिश्नर डीजीपी, वहाँ पे ऐसा होता है कि हर कमिश्नर हर डीजीपी अपने समय पे एक ना एक बार कांस्टेबल जरूर रहा होगा, सो दे नो द ग्राउंड सिचुएशन। यहाँ पे जो पीसीएस और आईपीएस अधिकारी हैं इनके ऊपर अक्सर एलिगेशंस लगता है दैट दे डोंट नो अबाउट द रियल लाइफ सिचुएशंस और द ग्राउंड जो ग्राउंड सिचुएशंस हैं उनके बारे में पता नहीं होता, सिर्फ बैठ के ऑर्डर्स पास कर देते हैं, राइट। इसके अलावा जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर हमने देख लिया 86% कांस्टेबल्स हैं। बहुत सारी ड्यूटीज़ इनकी लगी रहती है, जैसे कि ट्रैफिक संभालना किसका काम, पुलिस वालों का, चोरों को पकड़ना किसका काम, पुलिस वालों का, वेरिफिकेशन आती है कौन लेके आता है, पुलिस वाला, एफआईआर लिखने का काम पुलिस वालों का, ठीक है। कुछ भी काम बोलो, मैक्सिमम काम आपका पुलिस परफॉर्म करती है। सो मल्टीपल ड्यूटी, वीआईपी प्रोटेक्शन पुलिस वाले, बंदोबस्त पुलिस वाले, ठीक है, सब कामों के अंदर पुलिस वाले। इसके अलावा ट्रेनिंग भी समय के साथ इनकी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। एक बार ट्रेनिंग होती है, बहुत रेयरली इनको अपग्रेड, देखो जो पर्सन अपग्रेड नहीं चाहता उसको पुश नहीं किया जाता, जाओ गो फॉर द ट्रेनिंग, ठीक है, ऐसे ही चलते रहते हैं। इसके अलावा हाउसिंग स्ट्रक्चर्स बहुत बेकार है। हाउसिंग स्ट्रक्चर्स कहने का मतलब ये है कि जो हाउसिंग जो सिस्टम है ना उसका स्ट्रक्चर बेकार है, कि बहुत सारे पुलिस वालों को तो पुलिस कॉलोनीज़ के अंदर घर ही नहीं मिलता, ठीक। तो अब अगर इनका फ्रीक्वेंट अगर ट्रांसफ़र होता रहे देन प्रॉब्लम है ना इनके लिए, घर तो सबसे पहले चाहिए। नेक्स्ट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। कैग और बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये ऐसा बोलते हैं कि भाई जो इनके वेपन्स हैं ना आउटडेटेड हैं, व्हीकल्स आउटडेटेड है। वेपन्स 202 की राइफल्स होती हैं, काम टाइम आने के ऊपर चलती भी नहीं है। व्हीकल्स तो इनके ऐसे होते हैं, जैसे आपने मूवी देखी ना गंगा जल, जिसमें अजय देवगन है, तो उसमें बोलते हैं कि साहब पेट्रोल पंप वालों की गाड़ियां हैं, इनको लेके जाइए, ठीक। तो ये तो पुलिस वालों की गाड़ियों का हाल होता है। इसके अलावा पब्लिक के साथ रिलेशन क्या ही छुपा हुआ है। पब्लिक तो बोलती है पुलिस वालों को, है ना, मामा जैसे अजीब अजीब वर्डों से संबोधित करते हैं। बट अब देखिए, जब तक पुलिस वालों को देख के आम पब्लिक के अंदर फियर का फैक्टर आता है और आर्मी पर्सनल्स को देख के उनको एक कंफर्ट का फील आता है। और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पे पढ़ा है, दैट फील इज़ द फीलिंग दैट दे ऑब्जर्व इन रियल टाइम सिचुएशन। जैसे आप आई यूज टू ट्रैवल इन द मेट्रो, और उसमें मुझको कई बार क्या देखने को मिलता है कि अगर सीआईएसएफ का कोई पर्सन है या फिर कोई आर्मी से कोई पर्सन आ रहे हैं और वो सीट के ऊपर बैठे और उनके साथ वाली सीट खाली हो जाती है, देन अ पर्सन वोंट हेजिटेट टू सिट नियर हिम, ठीक है, उसके पास बैठने में बिल्कुल नहीं सकते। दे आर बीइंग वेरी कंफर्टेबल। मतलब जो फौजी लोग हैं वो भी, प्लस में जो पब्लिक है वो भी, उनको ऐसा फील नहीं होता कि यार मतलब वो सामने वाला अभी कुछ वो हड़का के बोल देगा। बट जब भी पुलिस वाले के साथ में सीट अगर वेकेट होती है या पुलिस वाला आके बैठता भी है, तब भी हर किसी की नज़र, पूरे मेट्रो के अंदर सबकी नज़र उस पर रहती है कि यार ये कुछ ना कुछ बोलेगा, करेगा, समथिंग लाइक दिस। तो पब्लिक के अंदर एक हेजिटेशन फैक्टर है। ये हेजिटेशन फैक्टर इस वजह से है कि पुलिस एक्ट ही इस तरीके से करती है। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर देखो कई बार जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस मस्ट बी गुड बट समटाइम्स दे आर यूज्ड टू बी मोर फेटल देन रेदर देन द गुड। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक आईपीएस थे वीडियो के अंदर, वो अपने कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को ऐसा बोल रहे थे कि भाई देखो पोस्टिंग जहाँ चाहो तो तुम वहाँ करवा लो, काम मेरे मन का होना चाहिए। तो बोलते हैं कि सुबह मैं आ रहा था, ये आईपीएस बोल रहे थे कि सुबह मैं आ रहा था और मैंने देखा कि एक कांस्टेबल एक बाइक वाले को रुकवा के बहुत तेज़ी से हड़का रहा था कि तुम्हारी आरसी नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, और उसके पीछे बाइक के ऊपर उसकी बेटी बैठी हुई थी, उस शायद स्कूल में छोड़ने जा रहा था उसको, तो उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो इस वजह से उसको काफ़ी तेज़ी से हड़का रहा था। और वहाँ पे उसकी जो बेटी है वो पुलिस वाले को देख रही थी और मतलब अपने पिताजी के लिए सॉरी फील कर रही थी कि ये कैसे मतलब बदतमीजी से बात करें उसके पिताजी से। बच्ची बहुत छोटी थी, नादान थी। तो उन्होंने बोला कि अब एक बात बताओ, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस इज़ गुड, आप उसको एक तरफ ले जाके बात कर सकते हो, आप जितने रूल्स एंड रेगुलेशन चाहो बाद में कुछ भी लिख करके सेट कुछ भी कर लो तुम, लेकिन उस बच्ची के सामने आपका इंपैक्ट क्या जा रहा है? वो बच्ची जब बड़ी होगी तब तक उसके दिमाग में वो सीन छपा हुआ रहेगा कि पुलिस इज़ नॉट देयर टू हेल्प देम, पुलिस इज़ देयर टू डिस्टर्ब देम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक के साथ रिलेशन आता है। फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 33% रिजर्वेशन का एम रखा हुआ है, बट जनवरी 2017 तक सिर्फ 7% वुमेन ही पुलिस के अंदर हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर्स आर बीइंग मोर माइल्ड, वुमेन जजेस आर बीइंग मोर माइल्ड, वो फेमिनाइन एस्पेक्ट के तहत थोड़ा अच्छे से सोच पाती हैं, ठीक। तो इस वजह से वुमेन्स की एंट्री पुलिस के अंदर इज़ अ मस्ट। आगे बढ़ते हैं।
बहुत सारी कमिटीज़ बनी है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। एक है आपका नेशनल पुलिस कमेटी 1977 के अंदर, उसी तरह रिबायरो कमेटी, पद्मनाभम कमेटी, मैलिमथ कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है प्रकाशिंग जजमेंट 2006 के अंदर, सेकंड ARC 2007। सो व्हाट विल यू राइट इन दीज रिफॉर्म्स? इन कमिटीज़ ने जो जो रिफॉर्म दिए उसके अंदर आप क्या लिखेंगे? उसके अंदर जो आपकी इच्छा है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो है ना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसको रोका जाना चाहिए, पॉलिटिक्स का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इनके लिए इनको प्रॉपर टाइम पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर इनको ज़्यादा नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है, इनको बहुत सारी ड्यूटीज़ से मुक्त किया जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर की जानी चाहिए, अगर दुनिया गलती करती है तो कंप्लेंट होती है पुलिस के पास, पुलिस कंप्लेंट गलती करे तो जाएंगे किसके पास, ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स इकट्ठी ना हो तो एक कंप्लेंट कमीशन बनाना चाहिए। सो यू कैन राइट एनीथिंग वट एवर यू वांट टू राइट, बट उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं वो आपकी एक मैलिमथ कमेटी है और एक प्रकाशिंग जजमेंट है। मैलिमथ कमेटी ने 158 रिकमेंडेशंस दिए थे। उसने बोला था कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टीज़ को बचाया जा सके। अगर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ उसकी कोई राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी को कोई दूसरा नुकसान पहुंचाता है तो उसको पकड़ के सज़ा दी जा सके। इट इज़ अ रिफॉर्मेटिव थिंग, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमें सज़ा देना प्राइमरी नंबर पे है, पहले नंबर पे है। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि प्रोटेक्शन इज देयर। अगर कोई फर्स्ट नंबर के ऊपर बोलता है कि क्रिमिनल को पकड़ना इज देयर, नो, प्रोटेक्शन इज देयर। सबसे पहले प्रोटेक्शन, दूसरे नंबर पे है क्राइम को पकड़ना, क्राइम एंड क्रिमिनल को देखना, सबसे पहले लोगों को बचाना है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया। तो और दूसरा ये बोला कि अब हम क्रिमिनल को जेल के अंदर डालते हैं रिफॉर्म करने के लिए, ना कि उसको सज़ा देने के लिए कि अपने पाप के ऊपर प्रायश्चित करो। प्रायश्चित नहीं है, रिफॉर्म है कि जब वो बाहर निकले तब वो और बेहतर होकर निकले। पर इंडिया की जेल के अंदर प्रॉब्लम उल्टी ही होती है। कोई एक गलती करके वहाँ पर जाता है और वहाँ से क्राइम की PhD करके बाहर निकलता है। जितना दिन अगर कोई पर्सन जेल में रहता है उतना ही ज़्यादा नई नई टेक्निक, नई नई जो है ना रिलेशंस एस्टैब्लिश करता है गुंडों के साथ और अलग अलग जो है ना क्राइम्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा पॉलिटिक्स के अंदर जो गुंडे लोग आते हैं उनको भी हटाया जाना चाहिए, उनको भी रिमूव करने के डिफरेंट तरीके बताए हमारी मैलिमथ कमेटी ने, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाशिंग जजमेंट। प्रकाशिंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी 2006 के अंदर। इन्होंने कहा कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए और ऐसा ही नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन किस बारे में बात करेगा कि भाई जितने भी फोर्सेस के DGP हैं, जैसे यूपी का DGP, हरियाणा का DGP, तो इनके DGP की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करवाएगा, ये बातें बताई गई नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन DSP और उससे ऊपर की जो नियुक्तियां हैं उनको देखेगा। बोलते हैं साथ में कि DGP, SP, SHO इन सभी का कम से कम 2 साल तक के लिए फिक्स टेन्योर होना चाहिए। टेन्योर मतलब कि कम से कम जब ये पोस्ट पे रहें तो 2 साल तक एक ही पोजीशन पे रहें, इनको हटाया ना जाए और इनको बात करें तो इनको ट्रांसफ़र ना किया जाए, एक स्टेशन के ऊपर ये रुकें। इसके अलावा सेपरेट इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शंस अलग अलग करो, ठीक है, कि वही पर्सन दोपहर में खड़ा होकर है ना ट्रैफिक को मैनेज कर रहा था, वही शाम को इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, ऐसा नहीं। इन्वेस्टिगेशन वाले अलग, लॉ एंड ऑर्डर को अलग। इसके अलावा पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की भी स्थापना करो। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड क्या देखता है कि जो DSP से नीचे की जो भी आपकी अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशंस हैं उन सबको देखेगा पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड। इसके अलावा अगर पुलिस कोई गलती करती है तो उसके लिए पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी भी बनाई जाए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो ये मेन जजमेंट है जो आपको याद रखनी है। ऑल दीज पॉइंट्स नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। और ये प्रकाशन जजमेंट 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। देन पुलिस रिफॉर्म बाय गवर्नमेंट एंड रिसेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। एक तो मॉडल पुलिस एक्ट अडॉप्शन। जो मॉडल पुलिस एक्ट है उसको किस किस स्टेट ने अडॉप्ट किया है कि पुलिस कैसी होनी चाहिए। असम, बिहार, फलाना 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 हैव इनिशिएटेड मार्जिनल रिफॉर्म्स, ठीक है। और एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने मॉडल पुलिस एक्ट को एज इट इज़ अप्लाई किया हो। सब ने सिर्फ बस ऐसा हो जाए कि हाँ हमने कुछ किया है जी, बस इसे बोलते हैं मॉडल पुलिस एक्ट का अडॉप्शन। देन पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए 2017 में स्कीम बनी थी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम। एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर 3 सेंट्रल सब स्कीम्स आती हैं। 3 सेंट्रल सब स्कीम्स कौन कौन सी? एक है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? CCTNS के अंदर मान लो कोई पर्सन है A, उसने तमिलनाडु के अंदर क्राइम किया है तो उसका डेटाबेस CCTNS के अंदर जाएगा। और फिर अगर ये पर्सन दिल्ली में पहुंचता है तो दिल्ली वालों को थोड़ी ना पता कि ये तमिलनाडु में क्राइम करके आया, लेकिन थ्रू CCTNS इट वुड बी ईजी फॉर देम टू फाइंड आउट द पर्सन हु इज रिस्पॉन्स। मतलब क्या वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे क्रिमिनल है कि नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि बस छुपा रह जाए उसका कोई क्राइम। देन प्रोजेक्ट अंडर इंटर स्टेट पुलिस वायरलेस एंड गाइडेंस ऑफ DCPW, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पुलिस वायरलेस। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये है क्या, ये मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका स्टेट है, मान लो यहाँ पे है आपका दिल्ली और यहाँ पे है आपका यूपी। मान लो कोई एक
आपको पता है वायरलेस एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के ऑफिसर्स के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए। मान लो क्रिमिनल है, वो यहाँ पे क्राइम करके भाग रहा है और अचानक से उसे ध्यान आया कि वो यूपी में भाग सकता है, वो यूपी में भाग जाता है। तो अब जो इनका वायरलेस है वो यहाँ पे उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो यूपी पुलिस की फ्रीक्वेंसी के साथ अगर रिलेट कर पाएंगे। और फिर दूसरा क्या होता है, ये लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो जब यहाँ पे जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ के एसपी बोलेंगे कि मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो सोचो यहाँ कोई चेन स्नैचिंग करके भागा है और उसके लिए एसपी से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, तब तक तो सामने वाला भाग जाता है। ये प्रॉब्लम आती है। इस वजह से बोला गया कि वायरलेस एक स्मूथ तरीके से चले, इसके लिए प्रोजेक्ट है। देन प्रिजनर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, की जेल के कैदी हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करके रखी जाए, किसकी बेल हुई है, किसकी नहीं है, किसको कितने समय से ज़्यादा, मतलब अगर किसी ने कई पता इतने सारे कैदी हैं जिनको पेटी क्राइम्स के लिए जेल में डाला गया है और उस क्राइम की मैक्सिमम अगर मान लो सज़ा है 6 महीने, उनको 2-2 साल हो गए हैं जेल में बैठे हुए। ठीक है, एंड तो ये PIMS से उनका उद्धार होगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए क्या बोला है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को और इन्वेस्टिगेशन विंग को सेपरेट करो। और पता है ऐसा सेपरेट करने वाला एक स्टेट आप तुक्का भी नहीं मार सकते, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन की सेपरेट विंग्स हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया से रिलेटेड और साइबर क्राइम से रिलेटेड सेपरेट विंग्स होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के साथ में CCTNS हमने देख लिया। ठीक है, इसके अलावा कमिश्नरेट सिस्टम की तरफ फॉलो कीजिए। कमिश्नरेट सिस्टम होता है जहाँ पे हम नॉर्मली आपने 2 नाम सुने होंगे, ACP और DSP। DSP होता है नॉन कमिश्नरेट सिस्टम में, ACP होता है कमिश्नरेट सिस्टम में। दोनों की सेम रैंक होती है, सेम डेजिग्नेशन होता है, सेम पे स्केल होता है। तो यहाँ पे ACP जो है DSP की पावर कम होती है क्योंकि वहाँ पे जो पावर है वो SDM के अंदर ज़्यादा निहित रहती है, जबकि कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर ACP के पास पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हेड होता है वो होता है DCP और जो DSP का एरिया होता है वहाँ पे हेड होते हैं आपके SP साहब। तो जो SP साहब हैं, SP साहब के पास ज़रा कम अथॉरिटी होती है DC या फिर DM साहब के मुकाबले, और यहाँ पे DCP के पास ज़्यादा पावर होती है। वो लाठी चार्ज खुद करवा सकता है। जो गन का लाइसेंस है वो आपके यहाँ पे नॉन कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर DC प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर DCP उसकी अथॉरिटी देते हैं कि कौन गन का लाइसेंस लेके गन को हैंडल कर सकता है। सो यहाँ पे पुलिस के पास ज़रा ज़्यादा अथॉरिटी आ जाती है। राइट, आगे चलते हैं। कितने सारे स्टेट्स हैं जो इन रिफॉर्म्स को लेकर आना चाहते हैं। एक केस स्टडी है CHRI द्वारा, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। इन्होंने बोला कि एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, और UT, जिसने फुल्ली सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के साथ काम करना शुरू किया हो। और तेलंगाना और उड़ीसा सिर्फ ऐसे 2 स्टेट हैं जिन्होंने अभी भी SSC, ठीक है, मतलब स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, ये पेपर तक के ऊपर एस्टैब्लिश नहीं किया। पेपर तक के ऊपर, रियल में तो छोड़ो, पेपर भी नहीं किया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका सिर्फ एकमात्र ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने SSC स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको बाइंडरी बनाया है कि जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बोलेगा उसको हम लागू करेंगे। ऐसा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका सिर्फ दो स्टेट्स हैं। इसके अलावा अगर प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में बात है तो अमिताभ रॉय कमेटी की रिपोर्ट के साथ जो चीज़ आप लिखना चाहें वो चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर जो है ना, जो आप अगर प्रिजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लिखें तो प्रॉब्लम्स को ही चेंज करेंगे तो क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम सोचते हैं प्रिजन्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो ओवर क्राउडिंग। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज योर ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग बहुत ही भयंकर है। इसके अलावा इनके जो राइट्स हैं, राइट्स को कर्टेल किया जाता है। अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा फूड नहीं मिलता। ठीक है, रहने की जो पोजीशन है, शेल्टर बढ़िया नहीं है। अगर इसके अलावा अगर ये बीमार हो जाते हैं तो सिर्फ क्रोसिन की गोली ही वहाँ पे अवेलेबल होती है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो उनके मेडिकल इश्यूज़ बहुत तगड़े होते हैं। इसके अलावा कस्टोडियल डेथ, जेल के अंदर डेथ भी हो जाती हैं। ठीक है, ऑल्दो ये पुलिस वालों के अंदर आती है कस्टोडियल डेथ, बट जेल में डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा जो फीमेल कैदियां हैं उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये भी यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा करप्शन, जैसे आपको पता है कि भाई मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि जेल के अंदर अगर कोई सामान भेजना होता है तो एक हायरार्की होती है चेन की, आप उनको सबको पैसा दे के आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं, अपने सामान को अपने पर्सन तक पहुँचा पाते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स बेल के लिए, ठीक है, मतलब बहुत लंबे चौड़े साइन अथॉरिटी, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। इन सबको ठीक कर दो, क्या बन जाएंगे ये प्रिजन रिफॉर्म्स। राइट, तो ये होता है आपका यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। बिफोर दैट जस्ट अ लिटिल 5 मिनट्स ब्रेक, आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। सबसे पहले देखेंगे क्या कॉजेज़ होते हैं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के। कम्युनल मतलब कि किसी सेक्शंस के बीच में फाइट, या फिर बात करें कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होना किसी चीज़ को लेके। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। सबसे पहले है मीडिया और सोशल मीडिया। एक तो मीडिया है ना, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि माय डिस्कवरीज आर यूजलेस इफ टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट, कि अगर आउट ऑफ कंटेक्स्ट मेरी डिस्कवरीज को लेके जाओगे सो दे आर यूजलेस। एंड देन मीडिया इमीडिएटली पता क्या लिखेगी कि साइंटिस्ट क्लेम देयर डिस्कवरीज आर यूजलेस। तो साइंटिस्ट ऐसा मतलब मॉर्फ करके बता देगी। मीडिया की पहली प्रॉब्लम। दूसरा क्लिक बेट जर्नलिज्म है ना, मतलब आपने यूट्यूब के ऊपर भी देखा होगा कि रिजल्ट पब्लिश्ड
ऐसा लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसा लिख के उन्होंने छोड़ दिया तो उसके बाद पड़ेगी गालियाँ। तो वो क्या करते हैं, रिजल्ट पब्लिश के बाद ऐसा साइन बना देते हैं ये क्वेश्चन मार्क का, या फिर कई जो और हरामी यूट्यूबर्स होते हैं वो तो बिल्कुल एकदम छोटा सा लगा देते हैं। आपको लगेगा कि रिजल्ट पब्लिश हो गया, देखते हैं, क्लिक करते हैं, देन यू विल फाइंड कि अलग ही कहानी चल रही है वहाँ पे। देन इस तरह की मीडिया को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मतलब न्यूज़ रूम जर्नलिज्म करते हैं कि अपना रूम में खड़े होकर फील्ड पे जाना नहीं, अपनी तरफ से कहानियाँ बनाते रहते हैं, 4 लोगों को बुलाते हैं, डिबेट करवाते हैं और उनको ग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो इसको हम, और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपका एक अलग से सिस्टम आ जाता है बॉर्डरलेस वर्ल्ड का, कि पूरे विश्व को एक साथ जोड़ देता है सोशल मीडिया। अब यहाँ पे ये मीडिया और सोशल मीडिया का क्या प्रॉब्लम है, मीडिया एक इतनी सी बात को इतना एग्जैजरेट कर देता है कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो जाती है। और बॉर्डरलेस वर्ल्ड होने की वजह से, जैसे सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पर अगर डिबेट कहीं और चल रही होगी, किसी कास्ट के बीच में, किसी रिलीजन के बीच में, वो आउटसाइड की डिबेट को उस पर्टिकुलर एरिया में ले आएगा और वो एरिया भी और ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। लोग पढ़े लिखे नहीं है, रैशनल नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट तो है ही नहीं, टॉलरेंस भी नहीं है, एथनिक इश्यूज़, मतलब कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरी कम्युनिटी को लेकर टॉलरेंट नहीं है। सेकंड, इनको ऐसा रहता है कि भाई रिलीजन के बेसिस के ऊपर अलग अलग से डिफरेंशिएशन करना। हिस्टोरिकल रीजन जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, नो टू नेशंस थ्योरी, ये चीज़ हमें जो है ना कॉन्टीन्यूसली वॉलेटिलिटी मेंटेन करके रखती है समाज के अंदर, और एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा कम्युनल वायलेंस इस तरह का क्रिएट कर सकती है। देन एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि ग्लोबल जिहाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सभी जो हैं वो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रोल प्ले करते हैं, एंड दे exaggerate, or you can say they increase the intensity of the communal conflict. देन पुलिस के बारे में भी कई बार ऐसा आरोप लगाया जाता है कि पुलिस वाले लोग भी जो है ना सोसाइटी से ही होते हैं। सो उस समय सोसाइटी का जो मूड होता है वही पुलिस वालों का भी होता है। समटाइम्स दे एक्ट पार्शली, मतलब इम्पार्शलिटी के साथ एक्ट करते हैं, कई बार वो पार्शलिटी के साथ वहाँ पे जो है ना एक्ट करते हैं। ये पहला केस आ जाता है। इसके अलावा जो कम्युनल राइट है उसकी तरफ सेंसिटिविटी नहीं लगाते, उनको लगता है कि भाई अगर हमने किसी एक मतलब पर्सन को उठा लिया तो फिर उसके बाद वो कम्युनिटी जो है वो भड़क जाएगी, तो अलग ही रिस्पॉन्सेस चलते हैं। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स, मतलब कि अपनी गरीबी को देखते हुए, मान लो 2 एरियाज़ हैं, एरिया नंबर ए एंड एरिया नंबर बी, और बी वाला एरिया है वो रिलेटिवली पुअर है, तो वो ए को देखता है और कहता है कि सब कुछ ए के पास है। तो कल को अगर ए के बच्चे और बी के बच्चों में फाइट हो जाती है, देन ये फाइट बढ़ के कहाँ पे चली जाती है, कम्युनिटी के अंदर चली जाती है। देन ए सिटी एक तरफ, बी पोर्शन एक तरफ, एंड देन दे विल स्टार्ट फाइटिंग। इसके अलावा देयर आर सम कंजर्वेटिव एलिमेंट्स। कई लोग कास्ट को एकदम रिजिड मानते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ से भी ऊपर मानते हैं, रूल ऑफ लॉ से भी ऊपर मानते हैं, कई लोग रिलीजन को सबसे ऊपर मानते हैं। सो साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी होने की वजह से लोग अपनी ही चीज़ों को मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं। दैट इज़ गुड, मतलब अपने नेचर को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना। बट एक कंडीशन होती है ना कि ए एंड बी अज्यूम दे आर डिफरेंट, ठीक है, ये इसके अंदर कुछ हद तक माना जा सकता है। बट जब भी इन दोनों में से एक समुदाय ऐसा सोचना शुरू कर देगा कि वी आर द सुपीरियर देन द बी, या बी बोले आई एम सुपीरियर देन ए, ये एक नेक्स्ट लेवल होता है। फिर अगले लेवल पे कहाँ पहुंचता है, बी वुड से कि भाई आप अलग हो, आप डिफरेंट हो, आप मेरे अगेंस्ट हो, एंड यू कांट लिव विद अस, आप हमारे साथ नहीं रह सकते, आपको मरना होगा, ठीक है। सो ये जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है ना, ये तबाही लेके आता है। सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस ये हैं, हमें पास से सीखना चाहिए। जो जातीय दंगे होते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि वहाँ पे वो दंगा क्यों भड़का, उस चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करें, साथ में आगे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए। एंड पॉलिटिशियंस को ये बात समझनी चाहिए कि अपने लोगों के ऊपर या इन सोशल क्लेवेजेस या फिर पॉलिटिकल क्लेवेजेस के ऊपर अपनी रोटियाँ सेकने की बजाय सोचें कि जिनकी जान इन दंगों के अंदर जाती है कितनी प्रीशियस होती है। इसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जैसे क्रिमिनल्स जो है ना, उनके ये बात दिमाग में नहीं घुसती कि जातीय दंगे या फिर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से नुकसान की श्रेणी है। और अगर जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं होंगे, जब तक पढ़े लिखे लोग यूथ राजनीति के अंदर नहीं आएगा, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अलावा सिविल सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए। सारा काम नेताओं का और पुलिस का नहीं है, आम समाज का भी है। CCIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कई बार जो टेररिज्म का सोर्स है वो आउटसाइड द कंट्री होता है, दैट शुड ऑल्सो बी कब। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, भाई जैसे डिप्रीवेशन, रिलेटिव डिप्रीवेशन होता है कि हम गरीब हैं वो अमीर हैं, इस तरह की कम से कम जो खाई है, जो इनइक्वालिटी है, वो इनइक्वालिटी कम से कम रहे, इक्वालिटी समाज के अंदर एस्टैब्लिश्ड हो, और उसी के साथ जो है ना एक हार्मनी की सिचुएशंस क्रिएट हो। इसके लिए सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन देना ज़रूरी है, बट एजुकेशन के साथ मोरालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम छोटे बच्चे थे तो एक नैतिकता नाम करके एक बुक आया करती, अप टू क्लास 3rd और 4th। आई डोंट नो कि वो बंद क्यों कर दी गई सरकार के द्वारा, बट दैट शुड बी अप टू क्लास 12th। या बात करें कॉलेजेस के अंदर भी मोरालिटी नाम का एक जो चैप्टर है, कंसेप्ट है, या बात करें एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स है, दैट मस्ट बी एट देयर। लोगों को पता चले कि मोरालिटी होती क्या है। लोगों को पता होता है, समटाइम्स नहीं पता होता, कई बार लोगों को बताना पड़ता है, उनके अंदर का इंसान को जगाना पड़ता है। सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट बी इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
राइट। नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखते हैं मॉब लिंचिंग के बारे में। ये मॉब लिंचिंग क्या होती है? लिंचिंग रेफर्स टू द किलिंग समवन फॉर एन एलिज्ड ऑफेंस। एलिज्ड मतलब है कि उसने, ऐसा लोगों को लगता है बट प्रूव्ड नहीं है, एलिज्ड है, विदाउट अ लीगल ट्रायल, बिना उसको न्यायिक व्यवस्था को एक्सपोज किए हुए अगर लोग किसी की हत्या करते हैं कि इसने एक XYZ क्राइम किया है, तो उसे क्या बोलते हैं? लिंचिंग। और इसको क्या बोलते हैं? लॉलेस मॉब टेक जस्टिस इनटू देयर ओन हैंड्स। और ऐसा बोलते हैं कि हम तुरंत जस्टिस कर देंगे। ठीक, उनका खुद का परसेप्शन है कि भाई इसने रेप किया है, इसको सज़ा दे दो, ठीक है, या फिर इसने क्राइम किया है, इसको सज़ा दे दो, तुरंत ही दे दो। तो ये है लिंचिंग। अदर टर्म्स के अंदर हम क्या बोल सकते हैं? लिंचिंग इज द कलेक्टिव हेट क्राइम। देखो, लिंचिंग और जुडिशियल प्रोसीजर के अंदर बहुत तगड़ा फर्क होता है। यहाँ पे इनको लगता है कि उन्होंने जस्टिस डिलीवर कर दिया, बट दे आर नॉट डिलीवरिंग द जस्टिस। ठीक है, किसी की जान लेके जस्टिस डिलीवर नहीं होता अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रूव्ड अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ या फिर रूल ऑफ लॉ के हिसाब से। क्यों? देखो, एक मूवी आई थी गंगाजल, है ना। गंगाजल जो है, एक है अजय देवगन की, और एक आपकी मूवी है गंगाजल प्रियंका चोपड़ा की। यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करोगे मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत बेहतरीन बात कही है, वहाँ से आपको ये पर्सपेक्टिव ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और पूरी जनता आज उसको मारने के लिए आ रही है, और पुलिस अगर उसको जनता को समर्पित कर देती है, भले ही उसने वो क्राइम किया है, तो जनता को ऐसा लगेगा वी आर द पावरफुल वन। और इसका मतलब ये भी जाता है कि स्टेट फिर कुछ काम ही नहीं कर रहा है ना, कि पुलिस वालों के बस में कुछ भी नहीं है, जुडिशरी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये एक एविडेंस, ये एक इंसिडेंट ऐसा प्रूव करता है कि पूरा समाज खत्म हो चुका है। अब सिर्फ जो है ना, सजा देने का काम जनता ने अपने हाथ में लिया है। दूसरी चीज़ क्या आती है? कल को जनता को कोई और बेकार लगा, या सपोज किसी ने फेक न्यूज़ फैला दी। अब अगर न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से जाते हैं तो वो फेक न्यूज़ को एलिमिनेशन किया जा सकता है, बट अगर जनता को उस फेक न्यूज़ पे भरोसा हो जाता है और वे मार देते हैं, और उसकी मृत्यु के बाद पता चलता है कि जनता ने ये फेक न्यूज़ के ऊपर एक्ट करके किया था, एक इंसान की तो जान चली जाती है ना। दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लिंचिंग। बहुत सारी एस्पेक्ट हैं आपके मॉब लिंचिंग के, जैसे कि गाय के ऊपर, है ना, कि भाई ये गाय की तस्करी कर रहे हैं, एलिज होने के ऊपर मार देते हैं। कास्ट डोमिनेशन, दलित को पीटा जाता है। व्हाट्सएप और र्यूमर बेस्ड लिंचिंग चलती है, फेक न्यूज़ आते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट है ये, वेस्ट बंगाल के अंदर एक फीमेल थी, उससे पहले फेक न्यूज़ ये चली हुई थी कि बच्चा उठाने वाले लोग आ रखे हैं। तो एक फीमेल ने बोला कि भाई एक बच्चे से पूछा कि रास्ता उसे XYZ जगह पर जाना था, उसने पूछा, बच्चे ने इशारा करके बोल दिया। फीमेल अपने हाथ में हमेशा एक टॉफ़ी रखा करती थी अपने बैग में, तो उसने वो टॉफ़ी निकाली और दे दी। लोगों को लगा कि ये नशे वाली टॉफ़ी है और इससे वो बच्चों को किडनैप करके ले जाएगी, और लोगों ने इस सेंटिमेंट के साथ बेचारी लेडी के ऊपर हमला कर दिया एंड शी गॉट डाइड ऑन द स्पॉट। सो दिस इज द, यू कैन से, माइंडलेस लिंचिंग। देन इंस्टेंट जस्टिस, कई बार रेप का, मर्डर का, चोरी का, है ना। चोरी, सपोज कोई चोरी करने जाता है, पकड़ा जाता है चोर, है ना, तो चोरी की सज़ा जो है वो मौत नहीं होती, ठीक, बट समटाइम्स लोग अपना सारा गुस्सा उस चोर के ऊपर निकाल देते हैं एंड ही और शी दैट गॉट डाइड ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इंस्टेंट जस्टिस की। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कोविड के अंदर आप लोगों ने देखा था कि जब डॉक्टर्स उनके घर पे जा रहे थे कोविड टेस्ट करने के लिए, देन पीपल वर हेजिटेंट एंड इवन थ्रो द स्टोन्स, इवन पेल्टेड द स्टोन्स ऑन द डॉक्टर्स एंड द टीम्स ऑफ। ठीक, ये कुछ अदर रीजंस हैं। कॉजेज़ क्या हैं मॉब लिंचिंग के? सेम जो आपका कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस हैं, सेम टाइप के ही यहीं पर हैं, कि पॉलिटिकल वीकनेस। लोग जो हैं, अगर मॉब हमला कर देती है तो लोग चुप रहते हैं, किसी भी समुदाय का सपोर्ट ना करते ना देते, तो वे साइलेंट स्पेक्टेटर बनते हैं, या फिर कई बार उनको सपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें पॉलिटिकल एडवांटेज मिले। सोशल कॉजेज, जैसे कि अपनी आइडेंटिटी का क्राइसिस होना, या फिर समाज में जो इनजस्टिस है उसको ख़त्म करने की उनके अंदर अलग से भावना भड़क जाना। इकोनॉमिक कॉजेज़ की, भाई जैसे कई बार स्टेट्स के अंदर माइग्रेंट लेबर्स आते हैं, तो स्टेट के लोकल लोगों को लगता है कि जो ये माइग्रेंट लेबर हैं वो आके बहुत तगड़ा नुकसान कर रहे हैं, उनकी जॉब्स खा रहे हैं। सो बाद में अगर कभी कोई फेक न्यूज़ चलती है, उसको बहुत तेज़ी से हवा दी जाती है एंड देन टारगेट बनाया जाता है इन चीज़ों के ऊपर कॉमन लोगों को। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, इसका मतलब हमारी पुलिस काम अच्छे से नहीं कर रही है, इसका मतलब जुडिशरी काम अच्छे से नहीं कर रही है, पॉलिटिकल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे कि मीडिया, सोशल मीडिया, इनका काम भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है, और ये जो है ना मॉब लिंचिंग को एक तरह से सपोर्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट जैसा प्रोवाइड करते हैं, राइट। इम्पैक्ट ऑफ मॉब लिंचिंग ऑन स्टेट का पैसा जाता है, स्टेट की प्रेस्टीज जाती है, स्टेट के अंदर टूरिज्म खत्म होता है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर अलगाववाद की भावना, पोलराइजेशन और ज़्यादा बढ़ता है। एक बार एक कम्युनिटी ने अटैक किया है, नेक्स्ट टाइम दूसरी कम्युनिटी अटैक करेगी, और फिर ये जो विस्कस साइकिल है वो बढ़ती जाएगी। इकॉनमी के अंदर बात करें तो काम धंधे ठप हो जाएंगे, रेहड़ी वालों को मतलब वहाँ पे अपना काम करने को नहीं मिलेगा, लोगों को तकलीफ़ें होंगी, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे, इंस्टीट्यूशंस क्लोज हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद करना पड़ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बाहर से फोर्सेस बुलाई जाएंगी, सब कुछ चक्का जाम और मतलब कुछ भी नहीं चलेगा। सो मॉब लिंचिंग जो है वो एक एडवर्स इफेक्ट डालती है हमारी सोसाइटी के ऊपर, राइट। तो ये हो गया आपका
मॉब लिंचिंग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इस मामले के अंदर कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट करो हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर मॉब लिंचिंग होती है तो सीनियर पुलिस ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जाएगा, तुरंत एफआईआर करो, जो विक्टिम है उसे कंपनसेशन दो, और स्टेट को बोला कि बहुत तगड़ा कानून बनाओ ताकि ये लोग बचकर ना जा पाएं। और गवर्नमेंट ने क्या किया है इसके लिए, एक एसटीएफ बनाई है, स्पेशल टास्क फोर्स टू डील विद सच इंसिडेंट। और साथ में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो रूमर्स को फैलाते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है कि भाई अगर आपके यहाँ पे कोई रूमर फैल रहा है तो आपको रेड फ्लैग करना है ना। फ्लैग का सिस्टम आपने फेसबुक के अंदर देखा होगा, सो कि ये अनऑथराइज न्यूज़ है या फिर ये गलत न्यूज़ है। सो ये फ्लैगिंग का जो सिस्टम है वो उस प्लस में जिसने इस न्यूज़ को फैलाया है उनकी ट्रेसिंग प्रोवाइड करके दो, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ था, सो दैट पर्सन कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर मिसकंडक्ट। और क्या गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया है? जी हाँ, ऑल्दो ये बड़ी ही अजीब बात है कि मणिपुर के अंदर दंगे देखने में मिले थे, बट मणिपुर इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट इन इंडिया दैट मेक पुलिस क्रिमिनली अकाउंटेबल। अगर मॉब लिंचिंग को नहीं रोक पाती है, हेट क्राइम्स को नहीं रोक पाती है, इसका मतलब पुलिस जिम्मेदार है इस चीज़ की। और एंटी लिंचिंग लॉ भी सरकार ने बनाया, मणिपुर की सरकार ने, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर कम्युनल हार्मनी को बरकरार रखा जाए। ठीक, तो ये मणिपुर सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने देखा मॉब लिंचिंग और आपका कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडिया और सोशल मीडिया को, राइट। ये वो डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए हर हाल में। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है देखते हैं। सिक्योरिंग द साइबर स्पेस फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जितनी डेफिनेशन सिंपल रहेगी उतनी ही कॉम्प्रिहेंसिव भी रहेगी वो। सिक्योरिंग द साइबर स्पेस फ्रॉम द साइबर थ्रेट, और वो साइबर थ्रेट आपके इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल साइबर थ्रेट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं ज़रा सा अपना माइंड ओपन करके रखना, इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। यहाँ से कैसे कि यहाँ पे आपको ज़रा सा क्रिमिनल टाइप की आइडियोलॉजी बताने की कोशिश करूँगा, बट आपको ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्या क्या साइबर थ्रेट्स के टाइप होते हैं। एक होता है साइबर क्राइम, साइबर स्पायनेज, देन साइबर टेररिज्म, साइबर वॉर, कुछ अदर चीज़ें हैं। इनमें से एक एक को अपन देखना शुरू करते हैं। क्या है ये साइबर क्राइम का मतलब होता है डिस्टर्प्टिंग द साइबर स्पेस, उसको टैम्पर करना। साइबर स्पेस मतलब कि किसी डेटा को टैम्पर करना, एक्सेस करना, या फिर उसको एक्सेस करके बेचना पैसों के लिए। जैसे कि आपका मान लो आपकी पूरी कॉलोनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेचा गया, या फिर पूरे इंडिया का डेटा जो है किसी कमर्शियल कंपनी को, फ्लिपकार्ट को, अमेजन को भी बेचा गया। सो ये क्या है, डिस्टर्प्टिंग द साइबर स्पेस, एंड ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। नेक्स्ट इज योर स्पूफिंग, जैसे कि सपोज यूपीएससी के द्वारा मेल आता है, ठीक है, यूपीएससी आपको जैसे मेल करती है, सेम यूपीएससी के डेजिग्नेशन के नाम से मेल आता है, और आपको बोलते हैं कि जो फीस है ना वो 100 रुपये से बढ़ के 1000 रुपये हो गई है, और इस अकाउंट के ऊपर करें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा भाई ये मेल यूपीएससी की तरफ से आई है, ओरिजिनल जैसी लगेगी, यू क्लिक ऑन दैट और आप 1000 की पेमेंट करने की कोशिश करोगे, या बोला होगा कि सिर्फ वेरीफाई कीजिए अपनी पेमेंट को, तो आपने जैसे ही क्लिक किया आपका पूरा अकाउंट हो गया खाली। ये क्या है, साइबर क्राइम। देन फिशिंग इज मेकिंग अ डुप्लीकेट वेबसाइट जैसे बनाते हैं। जैसे कि सपोज आपके सामने एक वैकेंसी क्रिएट की जाती है, ये वैकेंसी है भाई XYZ डिपार्टमेंट की, ठीक है, आपको पता है ये वैकेंसी निकली हुई है, ऐसा ही एक फेक पेज क्रिएट किया जाएगा जिसके बैकएंड में जो पैसा है वो उसके लिए अलग से जो पर्सन है जिसने बनाया है उसका अकाउंट लिंक होगा, एकदम ओरिजिनल टाइप का ही लगेगा। यहाँ पे आप अपने सारी डिटेल फिल करोगे, पेमेंट करोगे, और ये पेमेंट कहाँ पे जाएगी, मतलब उस पर्सन के पास में। आपको लगेगा आपने फॉर्म फिल कर दिया, बट ये फेक वेबसाइट थी, आपने फेक वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल किया है, एंड यू गॉट अ लॉस। ठीक है, नेक्स्ट इज विशिंग मतलब पिशिंग प्लस वॉइस, मतलब डुप्लीकेट आवाज़ तो होगी ही, इसके अलावा आपको कस्टमर केयर सेंटर से ऐसा बोल के आपको बोला जाएगा कि भाई ये जो है ना वेबसाइट ओरिजिनल है, यू कैन पे एट देयर एंड ब्ला ब्ला, और आपको लूटा जाएगा। देन ज़ोंबीज़ होते हैं वो ऐप जो आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड होने के बाद गायब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा वाईफाई का करके एक ऐसे कोई ऐप आपके अंदर शो करेगा, ना ही आप इसको इंस्टॉल कर पाओगे और ना ही उसके ऊपर कुछ कर पाओगे, और ना ही वो वाईफाई होता है। ठीक है, तो ऐसा ऐप, इसका मतलब वो आपके अंदर किसी ने आपके फ़ोन में आपने गलती से या किसी ने इंस्टॉल किया है, वो स्टॉक कर रहा है, वो आपके यहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है, आपकी फ़ोन की, आपकी लाइव रिकॉर्डिंग, आपका कैमरा को, आपके मैसेजेस को, आपके स्क्रीनशॉट्स को, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू दैट ऐप, और ऐसे ऐप्स को बोलते हैं ज़ोंबीज़ ऐप। देन नेक्स्ट इज योर डिनाइल ऑफ सर्विस, जैसे कि कई बार आपने यूपीएससी का जब फॉर्म फिल किया होगा या जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन सभी लोग यूपीएससी की साइट को बार बार रिफ्रेश कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारा प्रेशर एक सर्वर के ऊपर जाता है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता। डिनाइल ऑफ सर्विस का क्या मतलब है कि सपोज मानते हैं भारत सरकार ने है ना बिल्स, जैसे BSES सपोज मानते हैं, BSES दिल्ली के अंदर है, कोई बिजली कंपनी है, उसके वहाँ पे बिल सबमिट करना है, और यहाँ पे हैकर्स ने क्या किया, उसको बहुत सारे अटैक कर दिए उसके ऊपर, जिससे उस वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। अब उसकी स्लो स्पीड होने की वजह से लोग अपना बिल टाइम पे नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। दैट इज अ साइबर क्राइम।
देन स्मिशिंग, स्मिशिंग मतलब फिशिंग, जैसे कि डुप्लीकेट वेबसाइट होती है वैसे ही, प्लस आपको एसएमएस के थ्रू भेजी जाएगी वो वेबसाइट कि भाई आपको आपकी बिजली का बिल है ना 500 रुपये आया है, टू पे दैट क्लिक ऑन दिस लिंक। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको अपनी बिजली की नॉर्मल जो वेबसाइट होती है एग्जैक्ट वैसी दिखाई देगी, बट वो फेक वेबसाइट होगी। आप वहाँ पे पे करोगे और वो पैसा किसको जाएगा, किसी दूसरे पर्सन को जाएगा, आपका बिल पे ही नहीं हुआ। दैट इज़ योर स्मिशिंग। इसके अलावा और क्या क्या साइबर क्राइम्स हैं, जैसे कि साइबर फ्रॉड करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कॉपीराइट, जैसे कि आपको टेलीग्राम के ऊपर अलग दुनिया भर के लेक्चर्स मिल जाते हैं, सो दैट इज़ द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया टू इंसाइट वायलेंस, सोशल मीडिया के दम के ऊपर वायलेंस को इनिशिएट करना, किसी की आइडेंटिटी को चोरी करना, जैसे कि मतलब बहुत पहले लोग किसी के ना हीरो का फोटो लगा के और मतलब अपने आप को दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एज्यूम कर लिया करते थे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वॉरफेयर, मतलब कि नॉर्मल जो अटैक चल रहा है आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऊपर वो तो है, इसके अलावा साइबर वॉरफेयर भी शुरू कर दिया। मतलब कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सपोज ये तो हमने बहुत छोटे लेवल के ऊपर लगाया पानी का, सॉरी इसका बिजली का। अगर माने कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27 डेट को जो है सैलरी किसी के अकाउंट में पे करती है, और मान लो यहाँ पे साइबर हैकर्स अटैक कर देते हैं, और ये जो सैलरी है अगले 15 दिन तक नहीं जा पाती, सर्वर डाउन हो जाते हैं, सर्वर काम नहीं करते, पीपल वुड बी इन द हैवॉक। लोग बोलेंगे कि यार पेमेंट नहीं आ रही है तो कैसे बात बनेगी आगे, ठीक। ये नेक्स्ट इज साइबर स्पाइनेज। स्पाइनेज मतलब कि जासूसी। ये कैसे होता है, देखो यूएसए के अंदर एक प्रोग्राम था प्रिज्म, जो उस समय की सोशल मीडिया साइट्स जो भी हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया करता और उनको प्रोसेस किया करता। तो यहाँ पे एडवर्ड स्नोडन नाम के एक पर्सन थे जो इस प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो लोगों की प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, आप उनकी पर्सनल फोटो उनके मतलब सब कुछ एक्सेस करें, दिस इज रॉन्ग। और वो उन्होंने एक्सपोज किया। इसका मतलब क्या है, साइबर चोरी, मतलब एक तरह से जासूसी करना, तो ये गलत होता है साइबर स्पाइनेज। देन साइबर टेररिज्म, ये दोनों तरह का होता है। साइबर टेररिज्म मतलब कि या तो डायरेक्ट अटैक करना, इंडियन मान लो कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करना, या फिर जो नॉर्मल अटैक चल रहा है, सपोज जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंडिया का नीचे वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इंडियन आर्मी यहाँ से काम कर रही है, दूसरी तरफ से ये जो है साइबर का हेल्प लेके मतलब टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं इंडिया के अंदर। जैसे इंडिया की किसी वेबसाइट को, पेमेंट वाली वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, इंडिया की सपोज शेयर मार्केट को हिला के रख दिया, दैट इज़ द नोन। और फिर बोलते हैं कि आपकी शेयर मार्केट को एक्सेस करने के लिए हम इतने सारे पैसे लेंगे, या इंडियन मिलिट्री को बोलो कि पीछे हटे। सो दिस इज द साइबर टेररिज्म। बट ये हमने एक मतलब हवाई चीज़ बना के कही है, रियल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है इंडिया को प्रेशराइज कर सके। देन साइबर वॉर, साइबर वॉर मतलब जैसे ईरान, आपको पता है ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, तो यूएसए ने एक प्रोग्राम बनाया स्टक्सनेट करके, और ये उनके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके अंदर इंस्टॉल करवा दिया। उसके बाद वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उनका जो है ना प्रोग्राम आगे चल ही नहीं रहा था। आगे चलने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ जा रही थी। सो दे वर इन द प्रॉब्लम कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही है। तो ये है आपका साइबर वॉर डायरेक्टली ऑन द अदर स्टेट। कुछ और भी होते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि रैंसमवेयर। रैंसम मतलब कि फिरौती, जैसे कि आपका ना लैपटॉप है, उसके ऊपर बहुत सारी बढ़िया बढ़िया फाइल्स हैं, आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको आज जाके जो है ना प्रेजेंटेशन देनी है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, और वो मीटिंग 9 बजे शुरू होगी और 7 बजे या रात के 9 बजे जो है आपके जो है ना सारी फाइल्स एनक्रिप्टेड हो जाती है। मतलब कि आप उन फाइल्स को ओपन ही नहीं कर पाते, और बोला जाता है अगर आपको इन फाइल्स को ओपन करना है देन पे अस द रुपीज़, ठीक है, आप हमें इतने पैसे चाहिए, ठीक। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे क्रिप्टो लॉकर, वानाक्राई। इसके अलावा वर्म्स भी होते हैं। वर्म्स जैसे कि कीड़े सेम ही होते हैं, जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के काम करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, बढ़ते जाते हैं, और इनको किसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच नहीं करना पड़ता, इनको बस एक बार सेंड करना है, काम हो गया। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स ऐसा होता है जो अपने आपको लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह पोज करता है। जैसे आपने VLC डाउनलोड किया, VLC आपको लगेगा एकदम ओरिजिनल है, बट उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल्ड होगा, वो आपकी पूरी फाइल्स का एक्सेस ले रहा होगा, उनको आपकी पूरी फाइल्स को खा रहा होगा, डिसरप्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट इज कीलॉगर। कीलॉगर आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं भी पता तो कीलॉगर इज अ सॉफ्टवेयर जो कि अगर इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी की को प्रेस करते हो वो उसे नोटपैड की फॉर्मेट के अंदर ले जाकर लिखता रहता है, और फिर उसको जहाँ जिसने भी कीलॉगर इंस्टॉल किया है तो उसने जहाँ पे जो एम्बेडिंग की है वो वहाँ पे उन सारी इन्फॉर्मेशन को ले जाएगा। तो आप पूरे दिन में जो भी सर्च करते हो, जो बैंक का पासवर्ड भरते हो, जो भी एनीथिंग जो भी आप क्लिक किया, वही जो है ना क्लिक किसी अदर पर्सन के पास जाएगा। देन जूस जैकिंग। कई बार आपने मेट्रो बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट्स के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर आपने क्या देखा होगा कि ये चार्जर्स लगे रहते हैं, और समटाइम्स यू गो देयर एंड डायरेक्टली स्टार्ट चार्जिंग योर फोन्स। नो, दैट्स नॉट गुड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पेशली बिल्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जैसे ही आप चार्जिंग के लिए लगाते हैं आपका फोन तो चार्ज करते हैं, इसके साथ ही में आपका सारा डेटा निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इज द ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब जैसे नाम बता रहा है वैसा ही है। कोई वेबसाइट है, आपने किसी की ईमेल आईडी को ओपन करना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे नाम लिख के 1234999000। सो ये कुछ कॉमन पासवर्ड्स होते हैं, तो कई बार डायरेक्टली इनको लगा के किसी की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना। देन ASCI होता है अकॉस्टिक साइड चैनल अटैक्स। मतलब AI की हेल्प ली जाती है कि उस पर्सन का क्या पासवर्ड होगा, दुनिया भर के कॉम्बिनेशंस को देखा जाता है
है वहाँ पे लगा के। स्पैमो फ्लैग होता है जैसे चाइनीज़ मीडिया, ये स्पैमो फ्लैग हैज़ बीन डिटेक्टेड रिसेंटली इन द यूरोपियन मीडिया। क्योंकि वहाँ पे ना जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं वो इस तरह की, या चाइनीज़ बहुत बढ़िया है, उनकी आर्मी बहुत माइटी है, उनका इकॉनमी बहुत बढ़िया है, इस तरह की फेक न्यूज़ जो हैं वो बार बार सर्कुलेशन पे चलाई जाती हैं ताकि लोगों के मन के अंदर ये वहम हो जाए कि हाँ भाई चाइना बहुत तगड़ी फोर्स है, चाइना बहुत तगड़ी फोर्स है, चाइना बहुत तगड़ी फोर्स है। एक झूठ को अगर 1000 बार बोला जाए, 100 बार भी बोला जाए, वो झूठ सच लगने लगता है। इस तरह चाइना मीडिया ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए या अपना दबदबा बनाने के लिए इस तरह का केस किया था। सो दिस इज नोन एज स्पैमो फ्लैग। नेक्स्ट कुछ कीवर्ड हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, जहां पर आप चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट साइबर स्पेस इज द फिफ्थ डोमेन ऑफ द वॉरफेयर। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस आपको पता ही है, बता ही चुका हूं मैं। देन रिमोट कंट्रोल वॉर स्ट्रेटजी, ये साइबर स्पेस से रिलेटेड है कि भाई रिमोट के थ्रू ना आप किसी भी देश को चला सकते हो, ना चाह सकते हो। सो दैट इज द रिमोट कंट्रोल वॉर स्ट्रेटजी। बात करें साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भरतपुर राजस्थान के अंदर, मथुरा, नूह, देवगढ़, गुड़गांव, और इस तरह से आपके साइबर क्राइम के अंदर आपका डेटा है। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड टोटल साइबर क्राइम्स का 77.41% है। बाकी ऑनलाइन गैम्बलिंग, क्रिप्टो करेंसी, साइबर टेररिज्म, साइबर ट्रैफिकिंग, रैंसमवेयर एंड ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ दैट साइबर क्राइम्स। आपको इनको देखना है और जहाँ पे भी यूटिलाइजेशन लगे वहाँ पे करना है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे कैसे साइबर अटैक्स हुए थे। अक्टूबर 2020 के अंदर मुंबई थाने में ब्लैकआउट हुआ था, पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड डाउन कर दिया गया था। और टेलीकॉम के अंदर बात करें तो फेब 2021 के अंदर एयरटेल के 2 मिलियन यूजर्स का पूरा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट, एविएशन, बैंकिंग, मतलब हर तरह का जो अटैक है ना, वो अभी रिसेंटली हमने देखा था एम्स के सर्वर के ऊपर भी अटैक हुआ था। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस इन ऑफ द यू कैन से अबाउट साइबर सिक्योरिटी, राइट। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है सर्ट इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। 2004 के अंदर आईबी जो है अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आती है। ध्यान रखना, आईबी वाले लोग ध्यान रखें, आईबी अपनी इन्फॉर्मेशन किसको भेजते हैं? एनटीआरओ को, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं एंड देन ये सर्ट इन को भेजते हैं। देन सर्ट इन उसको फर्दर एनालाइज करके एक्शनेबल जो रीजन्स होते हैं उनके साथ में एक्शनेबल पाथ को आगे प्रोवाइड करती है। देन एक और बॉडी का निर्माण किया जाता है, NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, की जो बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपके टेलीकॉम्स हो गए, जैसे आपकी जो है ना रोड मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, ठीक है, जैसे आपकी सपोज बात करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग हो गई, ये सब क्रिटिकल, जब बैंकिंग हो गई, सिविल एविएशन हो गया, तो इन सब दीज ऑल आर दी ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई, NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर। और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इज बीन डिक्लेयर्ड बाय योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड बाय योर मेटी। इसके अलावा एक और बॉडी का निर्माण किया गया 2014 के अंदर ही, NCCC, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये क्या करता है? साइबर कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है, नेशनली और इंटरनेशनली जो साइबर स्पेस से रिलेटेड इंटेलिजेंस आती है उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगला क्या है आपका? इंडिया साइबर स्पेस क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड साइबर वॉरियर पुलिस, MHA के अंदर ये 2018 में बनाई जाती है। देखो, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, जितनी भी इंडिया की एजेंसीज हैं वो आती हैं और आपस में मिलके साइबर क्राइम से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन करती हैं। प्लस में साइबर वॉरियर पुलिस, ये जो जितने भी थ्रेट्स आते हैं उनको एनालाइज करती है कि अभी कौन सा थ्रेट चल रहा है, रैंसमवेयर का चल रहा है कि कौन सा चल रहा है, और उनको उनसे डील करने की कैपेबिलिटी जो है ना वो उनको एनहांस करते हैं। MHA के अंदर है, अगर आपके खिलाफ कोई साइबर अटैक होता है देन यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट दैट इट ऑन दिस पोर्टल। ये एक पोर्टल की तरह भी काम करता है। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र, अगर देखो ये CSC, कॉमन सर्विस सेंटर्स के अंदर इसको अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे बॉटनेट क्लीनिंग होती है। बॉट्स मतलब कि अगर बात करें कि वो सॉफ्टवेयर जो आपके इन्फॉर्मेशन को कई बार फैच करना शुरू कर देते हैं, मालवेयर्स टाइप के होते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए, मालवेयर्स को क्लीन करने के लिए CSC के अंदर एक सेपरेट विंग एस्टैब्लिश करने की बात हुई है। बोला तो गया है, अब रियल के अंदर तो ऐसा ही होता है। भारत सरकार है भाई, डेवलपिंग नेशन है। पॉलिसी लेवल के ऊपर भारत सरकार ने क्या बोला? IT एक्ट 2000, इसको अमेंड किया गया था 2008 के अंदर। यहाँ पे बोला कि जो अगर साइबर स्पेस के अंदर डिसरप्शन करता है और गिल्टी पाया जाता है तो डैमेज रिकवरी के लिए उससे 5 करोड़ लिए जाएंगे। 5 करोड़ बहुत कम है, अगर पूरे नेशन का डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है तो कोई 5 करोड़ देके इजीली बच जाएगा। देन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 के अंदर डेवलप की गई। उसमें ये बोला गया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करना है, साथ में हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्को होना चाहिए, मतलब साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाओ। इसी तरह की एक और पॉलिसी है, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी। इसी तरह 2018 में RBI ने एक सर्कुलर पब्लिश किया था, उसमें बोला था कि इंडिया का फाइनेंशियल डेटा जो है वो इंडिया से बाहर स्टोर नहीं होना चाहिए, इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। और इस चीज़ को बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन। डेटा
लोकलाइजेशन, कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही स्टोर हो, इसे बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन। देन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें बोला गया कि जो पर्सनल डेटा है उसका जो है ना स्टोरेज एनालिसिस इंडिया के अंदर ही होना चाहिए और पर्सन से अनुमति ली जानी चाहिए। अगर आपका पर्सनल डेटा को कोई कंपनी यूज़ कर रही है देन दे मस्ट हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम यू एंड यू कैन विदड्रॉ योर कंसेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी को जिम्मेदार माना जाएगा। और ये किसकी कमेटी के ऊपर बना था, किस कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर, जस्टिस श्री BN श्री कृष्णा कमेटी के ऊपर। इसके साथ नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी के ये कुछ प्रो हैं, ये कुछ कॉन्स हैं। आई थिंक आप सभी को 5G के बारे में पता होगा। सो वीडियो पॉज करके या जब आपके पास नोट्स आएंगे प्लीज़ डू चेक इट। और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी इसको समझने में। सो प्लीज़ डू रीड दैट। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, ठीक है। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन आप कभी भी खुद से मत बनाइएगा। ये वो डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशंस मैंने बताया था ना ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप जितना सिंपल रहना चाहोगे उतना कॉम्प्रिहेंसिव होगा, लेकिन ये वो डेफिनेशन है जो आपकी इतनी मतलब डिफ़िकल्ट आपकी डेफिनेशंस हैं। अगर आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे देन यू माइट एंड अप विद लिविंग और यू कैन से एक्सक्लूजन ऑफ सम थिंग्स। लेकिन इस तरह की डेफिनेशंस को बाय हार्ट याद रखना चाहिए। क्या है सोशल मीडिया की डेफिनेशन? इट इज़ बेसिकली अ वेब और मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म जो कि अनेबल करता है किसी इंडिविजुअल को या एजेंसी को टू कम्युनिकेट इंटरएक्टिवली एंड अनेबल्स एक्सचेंज ऑफ यूज़र कंटेंट। इसको आप एज इट इज़ याद रखना है। ये एक वेब बेस्ड है या मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि किसी इंडिविजुअल और एजेंसी को ये पावर देता है या एम्पावर करता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वर्सेस सोशल नेटवर्किंग में फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया की। इट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल दैट ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन टू अ वाइडर ऑडियंस। इट इज़ यूज्ड एज अ वन वे स्ट्रीट। ये सिर्फ वन वे स्ट्रीट के टाइप में होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें आपका यूट्यूब, ठीक है, ज़्यादातर वन वे स्ट्रीट होता है। हम वीडियो अपलोड करते हैं, आप तक पहुँचती है, कमेंट वगैरह आप डालते हैं, दैट इज़ गुड। दूसरी तरफ से एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, बट जनरली अ वन वे स्ट्रीट। सेकंड आर द सोशल नेटवर्क जो कि एक एंगेजमेंट टाइप का काम करते हैं, जैसे कि लाइक माइंडेड पीपल, ग्रुप्स और कम्युनिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टेलीग्राम्स के ऊपर ग्रुप, ठीक है, तो टेलीग्राम के ऊपर जो ग्रुप होते हैं जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कोई ग्रुप है तो वहाँ पे पीपल यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, लाइक माइंडेड पीपल, ठीक है। तो जो आपकी यूट्यूब है उसे बोलेंगे सोशल मीडिया और टेलीग्राम है वो आपका सोशल मीडिया नेटवर्क, राइट। तो ये फ़र्क होता है आपका सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन हाउ सोशल मीडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर मीडिया। देखो ये सिर्फ आपको जानने के लिए ज़रूरी है, पेपर में नहीं लिखना है ये। तो क्या क्या है? ऑडियंस की रीच। सोशल मीडिया की ज़्यादा रीच होती है, रेगुलर मीडिया की कम रीच होती है। लेकिन रेगुलर मीडिया की आपकी जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा रीच होती है, सोशल मीडिया की वहाँ पे कम रीच होती है। जैसे कि DD न्यूज़ के चैनल है ना, वो तो आपको मिल जाएगा, अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया नहीं मिलेगी, नेटवर्क मिलना ही मुश्किल है। देन कंटेंट क्रिएशन एंड स्प्रेड। यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है, रेगुलर मीडिया के ऊपर न्यूज़ चैनल। वही स्प्रेड के बारे में हमने बात कर ली। फोकस, यहाँ पे सोशल मीडिया पे फोकस क्या होता है? एक पर्टिकुलर पर्पस, आप अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। जो मीडिया है वहाँ पे फोकस कौन होती है? ऑल ऑफ द पब्लिक। पर्पस होता है टू डिलीवर द इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस जनरेशन का काम। देन इंटरएक्टिविटी। मीडिया, रेगुलर मीडिया के अंदर लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं, आपने सिर्फ न्यूज़ चैनल खोला, ओपन किया, देख रहे हैं, यू आर जस्ट वॉचिंग, ठीक है, नथिंग एल्स। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर यू कैन इंटरेक्ट। स्पीड, सोशल मीडिया की बहुत तगड़ी होती है, आपको पता है, रातों रात लोग वायरल हो जाते हैं, न्यूज़ रातों रात वायरल हो जाती हैं, ठीक है। देन रिलायबिलिटी। मीडिया की जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा है, सोशल मीडिया की रिलायबिलिटी कम है। वीडियो मॉर्फ कर दी जाती है, एडिट कर दी जाती है, एनीथिंग कुड बी डन ऑन द सोशल मीडिया। बट मीडिया एक कंपनी, एक स्टार्टअप या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, राइट। सो द सोशल मीडिया इज़ लेस रिलायबल और रेगुलर मीडिया इज़ मोर रिलायबल। रोल ऑफ सोशल मीडिया हम देखते हैं। सोशल मीडिया के पॉजिटिव रोल्स हैं और नेगेटिव रोल्स हैं। इन दोनों को ही आप आराम से पढ़ लेना। मैं कुछ मेजर पॉइंट्स को आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अवेयरनेस जनरेशन का काम करता है, ठीक है। इनजस्टिस के खिलाफ जो है ना आवाज़ उठाने का काम करता है सोशल मीडिया। जैसे कि #MeToo कैंपेन चला था अगेंस्ट द कास्टिंग काउच, या फिर बात करें कि अगेंस्ट द फीमेल्स एक्सप्लॉयटेशन और द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट द वर्क प्लेस, या फिर किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। देन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। कई सारे लोगों की बातें एक साथ आती हैं तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाता है। आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोऑपरेशन बेटर होता है। एंटी टेरर से रिलेटेड कोऑपरेशन ज़्यादा होता है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोऑपरेशन हम देख सकते हैं। लव मैरिजेस भी आपकी होती हैं, ठीक है ना।
नेगेटिव क्या है, फेक न्यूज़ फैल सकती हैं, यूथ को मिसगाइड किया जा सकता है, समाज में पोलराइजेशन हो सकती है, साइबर बुलिंग होती है, ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, और जैसे कि कई बार लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया। जैसे कि जब यूएसए में इलेक्शंस हुए थे तो बोला गया था कि वहाँ पे ट्रंप को जिताने के लिए सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन किया गया था और वहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा सोशल मीडिया की नेशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या यूजेस हैं, रोल हैं, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ योर इंटेलिजेंस गैदरिंग। हमारी इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं बहुत आसानी से। राइट, मुझे लगा कि मैंने इसको ऑन नहीं किया। इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, इसके साथ ही में सिटीजन्स के साथ एंगेज कर सकते हैं कि देखो भाई XYZ फला फला नाम का कोई टेररिस्ट है, ये उसकी फ़ोटो है और आपको जहाँ पे भी मिले हमें बताना। डेटा माइनिंग कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि टेररिस्ट किस नई तरह का यूज़ कर रहे हैं, मतलब किस या फिर एंटी सोशल एलिमेंट किस तरह के वर्ड्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वी कैन फाइंड इट थ्रू द डेटा माइनिंग या फिर बिग डेटा एनालिसिस। इसके अलावा पुलिसिंग भी बहुत अच्छी की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे बात करें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ना फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करती है ताकि ट्रैफिक रिलेटेड जानकारियां दी जा सके। ऑनलाइन FIR जो है ना लॉस्ट आर्टिकल्स के लिए की जाती है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ कि यहाँ पे ना अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने एक बहुत तगड़ी एडवाइजरी जारी की थी। नॉट एडवाइजरी काइंड बट एक बहुत बढ़िया कि भाई जो Feb 14 है ना, आपको पता है वैलेंटाइंस डे के अंदर होता है और कई लोगों के दिल भी टूटते हैं उस दिन। सो यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बढ़िया सा स्लोगन सा जारी किया था, मैं ढूंढ रहा था उसको, आई जस्ट मिस्ड आउट। तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आपका इफ़ योर एक्स इज इंडल्ज in some anti-national activities, anti-social activities, then please reach to us। ठीक है, हम आपका वैलेंटाइन डे बेटर बना देंगे। ठीक, तो पुलिस कई बार ऐसी मस्खरी भी कर देती है। मस्खरी नहीं, रियलिटी है ये। अगर आपका एक्स कभी परेशान एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में हो, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर हो, गो एंड कम्युनिकेट विद द पुलिस, एटलीस्ट कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिल ही जाएगा। देन ईज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी रहती है, सबूत इकट्ठा करने में आसानी रहती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सोशल मीडिया के थ्रू आसानी रहती है। ये हमने देखा था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सोशल मीडिया के थ्रू आसान रहता है। राइट, सो दिस इज़ योर सोशल मीडिया। आई होप आपको ये चीज़ सारी समझ में आ रही होंगी। आई नो दिस इज़ प्रेटी मच फास्ट, बट इसके अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करने का, कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं है ये। कंसेप्चुअल टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको हम आराम से देखेंगे। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? सबसे पहले ये वो चीज़ है जो टेररिज्म के टाइप की है। क्या? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉपर डेफिनेशन, बट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये ऐसा बोलता है। फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन ना हुआ तो क्या हुआ। तो फीचर्स क्या है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की? इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप विच इन्वॉल्व 3 और मोर पीपल, जिसके अंदर कम से कम 3 लोग हों, 3 या 3 से अधिक लोग हों, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में आएंगे। प्लस दे मस्ट एग्जिस्ट फॉर अ टाइम। ऐसा नहीं कि आ जाए और मतलब 9 बजे उन्होंने अपनी गैंग का नाम बनाया और 9 बज के 1 मिनट के ऊपर बोल दिया कि हम डिसमिस करते हैं। नहीं, दे मस्ट हैव टू एग्जिस्ट फॉर अ टाइम and they must indulge in activities which would attract a minimum 4-year punishment as per the national laws। national और international laws में से किसी के भी हिसाब से अगर 4 साल की पनिशमेंट बनती है और ऐसे क्राइम के अंदर हैं, then it would be known as the ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देन फाइनेंशियल या फिर मटेरियल बेनिफिट होता है उस चीज़ से, तो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे 4 हमने क्या देखे हैं, फीचर्स देखे हैं। पहला, 3 या 3 से ज़्यादा लोग पीपल कुछ समय के लिए कुछ काम करते हैं जो मिनिमम 4 साल की पनिशमेंट अट्रैक्ट करता है ताकि उनको फाइनेंशियल या मटेरियल बेनिफिट हो सके। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे लोगों को, ऐसे क्राइम को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। फैंटास्टिक। अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग करवाना, गोल्ड की, डायमंड की स्मगलिंग करवाना, आर्म्स की, लोगों की, जानवरों की, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पैसे लेके मारना, सुपारी जिसको आप लोग लोकल भाषा में बोलते हो, इलीगल इमिग्रेशन, जैसे कुछ लोग जाते हैं ना दूसरी कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा लगवा के, डंकी लगवा के, सो दैट इज़ नोन एज इलीगल इमिग्रेशन। ठीक है, कई लोग इंडिया के अंदर भी आते हैं, जैसे बांग्लादेश से, असम से, नॉर्थ ईस्टर्न सिक्योरिटी के अंदर हमने देखा था। राइट, तो ये क्या है आपके डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, चाहे ड्रग्स हों, गोल्ड, डायमंड, लोग हों, जानवर हों, मनी हो, पैसा हो, कुछ भी हो, लोग, आसमान, जानवर, कुछ भी है ना, कुछ भी चीज़ें हैं, उनको अगर हम एक देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं, सो दैट वुड बी नोन एज द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। राइट, फैंटास्टिक। आगे चलते हैं। प्रोस्टिट्यूशन, अनदर एग्जांपल। देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच में फ़र्क क्या है? सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस चीज़ के लिए काम करता है? पैसों के लिए। टेररिज्म राइट की फुलफिलमेंट के लिए। अब जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, पर फिर भी मैं बाकियों के लिए बता देता हूँ। रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल या फिर एथनिक मीन्स अपनी
रिलीजियस आइडियोलॉजी या फिर पॉलिटिकल चीज़ों को साधने के लिए या फिर अपने समाज के लिए कि उसकी इच्छाओं की फुलफिलमेंट के लिए अगर कोई हथियार उठाता है, गोला बारूद, टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, अगर कोई वायलेंट एक्टिविटी करता है, दैट वुड बी नोन एज टेररिज्म। लेकिन ये क्या चाहते हैं? सिर्फ पैसा। इनको बाकी सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है ऑर्गेनाइज क्राइम वालों को। इनके अंदर वायलेंस इंसिडेंटल या सर्कमस्टांशियल होता है, यहाँ पे वायलेंस हर हाल में यूज होगा ही होगा। ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब जैसे कि मान लो सपोज कोई आर्म्स की तस्करी कर रहा है, तो जब तक पुलिस नहीं पकड़ेगी तब तक वो बंदूक नहीं चलाएंगे। लेकिन टेररिस्टों का क्या काम होता है? दे हैव टू फायर, ठीक है, अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए। ऑर्गेनाइज क्राइम वाले पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं, वो सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकना चाहते, पुलिस वालों को घूस देंगे, कस्टम वालों को घूस देंगे, इस तरह से काम चलेगा। लेकिन टेररिस्ट क्या चाहते हैं कि वो सरकार को ही उखाड़ फेंके। ऑर्गेनाइज क्राइम, अगर कोई क्राइम कहीं पे होता है, हेरोइन अगर कहीं पे पकड़ी जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ड्रग्स पकड़ी जाती है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आके उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती कि हाँ मैंने ये ड्रग्स इंडिया में भिजवाई थी। लेकिन जैसे ही कोई ब्लास्ट वगैरह होता है तो टेररिस्ट ग्रुप्स भाग के आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि हमने किया है, और इसी को बोलते हैं टेररिज्म इज अ एक्ट ऑफ डीड, ठीक है, कि इसको जो है ना लोग क्लेम करने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कि हमने ब्लास्ट करवाया, हमने करवाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा टेररिज्म के बारे में समझ में आएगा। ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में लिंक क्या है ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इधर हम मानते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, यह आपका दाऊद और इधर आपका टेररिस्ट। शुरू में क्या होता है, दोनों ही तरफ से हम चलेंगे। सबसे पहले ये टेररिस्टों के साथ अलायंस बनाएंगे, जैसे मान लो पाकिस्तान से ड्रग्स लेके आना इंडिया के अंदर, ठीक है, तो टेररिस्टों से बोलेंगे भाई आप उधर जा ही रहे हो तो हमारा 1 किलो ड्रग्स का पैकेट भी लेके चले जाओ, ठीक। दूसरे नंबर पे ये जो आपके टेररिस्ट हैं वो क्या करेंगे कि यार यहाँ से पैसा लेके जाना इंडिया में बहुत मुश्किल है, तो अपन एक काम करते हैं, हम ना किसी ड्रग्स वाली के साथ है ना, कंपनी के साथ या बात करें उन लोगों के साथ हम मिल जाते हैं, गोल्ड के बिस्किट स्मगल करने हम ले जाएंगे और वहाँ ले जाके इनको बेचेंगे, बदले में जो प्रॉफिट मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, हमारे लिए गन प्रोक्योर करेंगे, बुलेट्स प्रोक्योर करेंगे, कोई खाने पीने का आइडिया है उसको एक्सप्लोर करेंगे। इधर आपके ऑर्गेनाइज क्राइम वाले वो क्या करेंगे कि यार हमको ना, मतलब अगर गन्स, ड्रग्स, आर्म्स अगर स्मगल करवानी है तो हमें कई बार गन का भी यूज़ करना पड़ेगा, हमें टेररिस्टों का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे ये लोग ऐसा बोलते हैं, ये टेररिस्ट वाले, कि यार अपने को पैसा कमाना है उधर, बिना इधर से सारा पैसा बोरी भर के कैसे लेके आए, तो हमको कुछ ना कुछ क्राइम करना पड़ेगा, जैसे कि फिरौती लेके काम करना पड़ेगा, फेक करेंसी के थ्रू काम करना पड़ेगा। देन यहाँ पे ब्लैक होल सिंड्रोम आता है। ब्लैक होल मतलब दोनों की चीज़ें मर्ज हो जाती हैं आपस में, ठीक है। जैसे आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू कर देते हैं और टेररिस्ट वाले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक। जैसे कि अगर बात करें, जैसे दाऊद है, शुरू में ये क्या था, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब सरगना हुआ करता, बाद में अलकायदा ने अप्रोच किया एंड देन दे बोथ मर्ज, और इसको बोलते हैं ब्लैक होल सिंड्रोम। यहाँ पे क्या हुआ कि ये पॉलिटिकल क्राइम करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम अगर हमारी चीज़ें बिकेंगी, अगर ड्रग्स चाहिए तो हमें पॉलिटिकल लोगों को हम हत्या करेंगे, कंपनी बिजनेसेस के ऊपर अपन टैक्स लगाएंगे, उनसे हफ्ता वसूल किया करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ टेररिज्म और दूसरी तरफ हफ्ता वसूली जैसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दिस इज नोन एज ब्लैक होल सिंड्रोम। मतलब टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच में दूरियां नहीं रहती, वो एक जैसी दिखने लग जाती हैं। दिस इज नोन एज द ब्लैक होल सिंड्रोम। कुछ एग्जांपल हैं, एग्जांपल कैसे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर फंडिंग कैसे होती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, पैसा लगाते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, किडनैप करते हैं, ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी कमाई होती है वो अपने पास रखते हैं, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को फैसिलिटेट करते हैं। सेम J&K के अंदर पैसा कैसे आता है, हवाला के थ्रू, फेक करेंसी के थ्रू, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, इस्लामिक कंट्रीज से पैसा लेते हैं ताकि टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जा सके। सो टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्क्स विद ईच अदर, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लैक होल सिंड्रोम। अब हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म को रोकना कैसे है, जैसे आपने जो नॉर्मल नक्सलिज्म टेररिज्म को रोकने की ट्रिक्स पढ़ी थी, सेम यहाँ पे डाल दो, बट दीज आर जस्ट एग्जांपल। अगर कोई ट्रैफिकिंग करता है तो एंटी ट्रैफिकिंग लॉ बनाओ, एक बढ़िया सी एंटी ट्रैफिकिंग एजेंसी का भी निर्माण करो, और बच्चों और चिल्ड्रन के लिए NGO की हेल्प लो, उनको अच्छे से रिहेबिलिटेट करो, दूसरी कंट्री के साथ कॉपरेशन करो, बायलैटरल एग्रीमेंट करो, ड्रग्स मैनेज को रोका जाओ, नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का निर्माण करो। ये नेट ग्रिड हम जो है ना नक्सलिज्म और टेररिज्म के अंदर देख चुके हैं, प्लीज़ गो विजिट दैट वीडियो कि नेट ग्रिड क्या है, द मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ द इंडिया विच यू आर कंप्लीटली अननोन ऑफ। देन UAPA, NIA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, NIA एक्ट, ठीक है, इन सभी को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये था आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके अलावा ड्रग अब्यूज़ के बारे में दिस इज ओनली जस्ट डेटा, ये सिर्फ डेटा है, नथिंग एल्स। ड्रग अब्यूज़ के बारे में आपको पता है लोग ड्रग अब्यूज़ क्यों करते हैं, कई बार एक्सेस होता है, ओवर इन्फॉर्मेशन का अभाव होता है, शुरू में उनको लुभाया जाता है फ्री में देके, देन उनको बोला जाता है कि एक बार लत लग जाती है तो फिर उसके बाद उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, डिफरेंट तरीके से, फिजिकली उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको अलग अलग तरीकों से फंसाने की कोशिश की जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है, टेररिस्टों के साथ ऑर्गेनाइजेशन बनवाई जाती है उनकी, और लोगों घर वालों का डर दिखा के
के अलग अलग काम करवाए जाते हैं, ड्रग पैडलर्स बनाया जाता है, बहुत सारे गैरकानूनी काम किए जाते हैं। UNODC की ये रिपोर्ट है, इसको आप लोग कभी आराम से बैठ के पढ़ लेना। इट इज़ जस्ट अ डेटा, नथिंग मोर देन दैट। बट फिर भी जो आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है, ये टारगेट ऑफ इंडिया मेकिंग ड्रग्स फ्री इज़ बाय 2047, 2047 तक हमारा टारगेट है कि इंडिया को ड्रग्स फ्री कर देंगे। ठीक है, ये ड्रग अब्यूज़ के बारे में था। वैसे भी आप सभी को पता है ड्रग अब्यूज़, हाउ टू एलिमिनेट द ड्रग अब्यूज़, सिंपल, वही लॉ को स्ट्रेंथन करो, अथॉरिटीज़ को बेटर बनाओ, ड्रग पैडलर्स को पकड़ो, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस करो, ठीक है, जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू प्रॉपर सर्वेलेंस बना के रखो और अवेयरनेस फैलाओ उनको नाटकों के थ्रू, या फिर स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाकर बढ़िया रोल मॉडल्स को करो, हायर करो, ताकि उनको देख के लोग सीखें, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि भाई नशा वगैरह मत करना, ऐसा कुछ सिंगर्स जो हैं वो बोलते हैं। सो ये क्या है आपका ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट में आप लिख सकते हैं कि हाउ टू एक्ट अगेंस्ट दी ड्रग अब्यूज। इसके अलावा फैमिली को जो है ना अवेयर करो कि भाई अपने बच्चों को के ऊपर प्रॉपर नज़र रख देना है। ठीक है, दिस इज अबाउट द ड्रग अब्यूज। देन योर ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या है? आई थिंक ये आपका लास्ट टॉपिक बचा है, राइट। ब्लैक मनी, शिवाजी द बॉस सबने देखी होगी, है ना। वो ब्लैक मनी नहीं है जो ब्लैक मनी आपने समझा है जो मूवी में है, हाँ उसके जैसा मिलता जुलता है। लेट्स सी क्या होती है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इज अनअकाउंटेड, अनरिपोर्टेड एंड नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी दैट इज नोन एज दी ब्लैक मनी। जिसको अकाउंट में नहीं लिखा गया है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, जिसके बारे में सरकार को बताया नहीं गया है और जो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, उसे बोलते हैं ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी आती कहाँ से है? कई लोगों को लगता है इलीगल सोर्सेज से ही ब्लैक मनी जनरेट होती है। नहीं, लीगल सोर्सेज से भी ब्लैक मनी जनरेट होती है, जैसे कॉर्पोरेट बिजनेस, इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट। बट वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉपर इनकम को दिखाते नहीं है। मान लो बिजनेस को फायदा हुआ है 400 करोड़ का, वो दिखाती है हमको 40 करोड़ का हुआ, बाकी 360 करोड़ खा जाते हैं। दैट बिकम द ब्लैक मनी। ठीक है, उसको शो नहीं करते हैं, अनअकाउंटेड, अनरिपोर्टेड। इसकी वजह से जब वो अनरिपोर्टेड रहेगी तो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट रहेगी? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज द ब्लैक मनी जनरेशन फ्रॉम द लेजिटिमेट सोर्सेज। इलेजिटिमेट सोर्सेज आपको पता है, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, इसके तहत जो पैसा कमाया जाता है उसको तो बता भी नहीं सकते कि हमने जी 4 बंगले ले लिए, क्यों? क्योंकि हम हथियार बेचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। सो इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ ब्लैक मनी। ठीक है, एंड दिस पार्ट ऑफ ब्लैक मनी इज इंक्लूडेड अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी आता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या, चिंता मत करो, उसको भी हम देखेंगे। ब्लैक मनी का जनरेशन कैसे होता है? ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू, चाहे वो टेररिज्म हो, ड्रग की स्मगलिंग हो, एनिमल्स की स्मगलिंग हो, ठीक है, कुछ भी तरीका हो। ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में हम देख चुके हैं। करप्शन, अगर अधिकारी करप्शन करते हैं, घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, नेताजी घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, इन करप्शन के थ्रू भी क्या होता है? ब्लैक मनी जनरेट होता है। टैक्सेशन सिस्टम, इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम इतना बेकार है। आपने कई बार एक अशनीश ग्रोवर हैं, उनको कहते हुए सुना होगा कि इंडिया का टैक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर का कमाते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली आपका 51%, नॉट द 40, 51% आपका टैक्सेशन में चला जाता है। इतने सारे सरचार्जेस, टैक्स वगैरह लगते हैं। अगर आपने सीए को हायर नहीं किया, नियरली 51% ऑफ योर अकाउंट मनी इज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये टैक्सेशन सिस्टम इतना बुरा है कि लोग इस पैसे को इवेड करते हैं, बचाते हैं, अनअकाउंट करते हैं, लिखते नहीं है, एंड दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी, या फिर जिसे बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी, या फिर ब्लैक मनी। लोगों के अंदर एथिक्स और मोरालिटी की कमी है, इस वजह से वो लोग नहीं भी बताते हैं। जो करप्शन है, या जैसे करप्शन है वो क्या बन जाता है? फैशन टाइप का बन जाता है। और ब्लैक मनी होना पास में फैशन है अधिकारियों के लिए, कई सारे लोगों के लिए, नॉट फॉर द ऑल बट फॉर सम पीपल, कि भाई अगर हमारे पास बैकग्राउंड में अगर 100-200 करोड़ नहीं रखे हुए हैं तो इसका मतलब वी आर नॉट गुड इनफ, राइट। तो एथिक्स एंड मोरालिटी का जनरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है समाज के अंदर। डिफरेंस क्या क्या है टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग के बीच में, ये हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लास मतलब अभी हम इस चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। चलो देखते हैं। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना, ठीक है, इसका मतलब होता है टैक्स की चोरी। टैक्स अवॉइडेंस मतलब टैक्स का बचाव करना, ठीक है। और टैक्स प्लानिंग, प्लानिंग मतलब अच्छे से प्लान बनाना। अब तीनों के अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, आपके पास टैक्स लगा लेकिन आपने टैक्स नहीं भरा, दैट इज़ टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस मतलब आपको कोई लीगल रास्ता मिल गया जिसके अंदर कोई लूप होल था सरकार का, आपने उस सरकार के लूप होल का बेनिफिट उठाया और पैसा नहीं दिया, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग मतलब सरकार ने बोला कि अगर आप इन जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी तनख्वाह कैलकुलेट नहीं की जाएगी, उतना पैसा आपका घटा दिया जाएगा आपकी मेन इनकम से, आपने उन जगह के ऊपर इन्वेस्ट किया, दिस इज नोन एज द टैक्स प्लानिंग। ये लीगली गलत है? बिल्कुल गलत है। ये लीगली ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या ये लीगली ठीक है? यस, ये भी लीगली ठीक है। तो हमने एक देखा इनका मतलब, मीनिंग, ठीक है। देन हमने देखा लीगली कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। अब देखते हैं इनका इंसिडेंस कब होता है। इंसिडेंस मतलब कब लगता है। टैक्स इवेजन होता है हमेशा बाद में, कि जब मान लो पता चल गया कि टैक्स इतना है और नहीं भरा, तो मतलब इट इज़ इंसिडेंटेड आफ्टर
टैक्स जब आपको पता चलता है। टैक्स अवॉइडेंस पहले ही कि टैक्स का हमें हमारे ऊपर भाई 20% टैक्स लगेगा, उससे पहले ही आपने कोई लूप होल ढूंढ लिया और 0% लगवा दिया टैक्स, तो ये क्या टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग ये भी पहले ही लगता है, इट इज़ ऑल्सो बिफोर। पहले से आपने अच्छे से प्लान कर दिया, गवर्नमेंट ने बता दिया आपकी भाई इनकम 5,05,000 रुपये है, तो अगर आप XYZ स्कीम में लॉन्च करते हो जिसकी मैक्सिमम लिमिट 5,000 है, तो आपकी इनकम कैलकुलेट नहीं की जाएगी। 5,000 यहाँ से यहाँ पे गए, आपकी इनकम बची 5,00,000, 5,00,000 से नीचे टैक्स है ही नहीं और आप बच गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये मॉरली इनका क्या सिस्टम है। दिस इज़ मॉरली रॉन्ग, दिस इज़ ऑल्सो मॉरली रॉन्ग, बट टैक्स प्लानिंग इज़ मॉरली करेक्ट। नेक्स्ट हमने देखा मॉरल डायमेंशंस के ऊपर। ठीक, तो ये है आपके टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग का डिफरेंस। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा थोड़ा सा बैक करके फिर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द क्वेश्चन, सॉरी इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई दैट। ओके, देन हमने एक बात देखी थी, व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मतलब सपोज देखो लॉन्ड्री करते हैं ना लोग अपने कपड़ों को, मतलब क्या करते हैं, उनके कपड़े कैसे होते हैं, ब्लैक है ना, ब्लैक होते हैं ना कपड़े, धूल मिट्टी की वजह से लॉन्ड्री के लिए डालते हैं, तो उसके बाद कपड़े कैसे हो जाते हैं, वाइट। सेम ऐसा है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। देन इसका मेथड क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग करने का, सबसे पहले प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग, फिर इंटीग्रेशन। मतलब क्या है, सबसे पहले बहुत सारा पैसा है, ठीक है, उसको छोटे छोटे अकाउंट के अंदर बांट के रखा जाता है। ठीक, दिस इज नोन एज द प्लेसमेंट, बहुत छोटे छोटे अकाउंट के अंदर। देन इन अकाउंट को फ्रीक्वेंटली जो है ना रोटेट किया जाता है, इस अकाउंट से इसमें डाल दिया, इस अकाउंट से इसमें डाल दिया, इस अकाउंट से किसी अदर अकाउंट में डाल दिया, छोटे छोटे अमाउंट को रोटेट किया जाता है फ्रीक्वेंटली। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है सरकार है ना हज़ार रुपये के ट्रांजेक्शन कहाँ से ट्रेस करती बैठेगी, लेकिन हज़ार के 5 लाख ट्रांजेक्शन हो गए, खेल यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, तो ट्रेसिंग बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाती है इस वजह से। तो बहुत फ्रीक्वेंट शॉर्ट अमाउंट ऑफ शॉर्ट टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, दिस इज नोन एज द लेयरिंग। देन इंटीग्रेशन, देन इन डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, मान लो यहाँ पे 2000 अकाउंट से यहाँ पे 50 अकाउंट के अंदर पैसा लाया गया, और देन 50 अकाउंट से जो जिस एक अकाउंट के अंदर पैसा भेजना था वहाँ पे भेजा गया, एंड दिस इज नोन एज द यू कैन से इंटीग्रेशन। और फिर ये जैसे आपने शिवाजी द बॉस के अंदर देखा था ना कि अलग अलग जगह से पैसा उठ के आता है और एक शिवाजी के इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाता है, एंड दैट बिकम्स द व्हाइट मनी। ठीक है, कि भाई मेरे पास पैसा कहाँ से आया है, इन जगह से आया है, सी दिस सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी, इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, इन द फॉर्म ऑफ परचेजिंग एनीथिंग। जैसे मान लो ये 50 अकाउंट है, दूसरा ट्रिक क्या होती है, एक तो डोनेशन का आपको पता है 50 है, यहाँ पे एक पर्सन है, ये पर्सन की कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, जीरो कंपनी है। यहाँ पे 50 लोग क्या बोलेंगे, हमको ना आपकी कंपनी का मटेरियल बहुत पसंद है, आप चेयर बहुत अच्छी बनाते हो, हमें ना आपकी चेयर चाहिए। ये बोलेगा ठीक है मैं चेयर दे देता हूँ, इसकी कोई चेयर की कंपनी है ही नहीं, ये सिर्फ बिल भेजेगा यहाँ पे कि ये लो जी हमने आपको चेयर भेज दी, आप हमको पैसा दे दो, ये यहाँ से पैसा इसको दे देगा, सिंपल। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ है, चेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, रियल में चेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, सिर्फ पैसा गया है और इनवॉइस गया है। ये प्रूफ दे सकता है अपने पैसे का, बिल्कुल बोलेगा मैंने इतनी चेयर बना के बेची थी, उन्होंने खरीद ली, मेरे पास पैसा आ गया, दिस इज द व्हाइट मनी। सो एज सिंपल एज दैट। अब फिर जब लोग इन 50 लोगों के पास जाएंगे, 50 लोगों के बाद कितने ट्रांजैक्शंस थे, 2000 ट्रांजैक्शन, 2000 अकाउंट्स, हेडेक हो जाएगा सरकार के लिए। फिर डिफरेंट टेक्निक्स की जाती हैं, कौन कौन सी टेक्निक। फर्स्ट वन इज योर हवाला। हवाला का मतलब क्या होता है, पैसा इधर का उधर करना। जैसे नॉर्मली ये इसका एक हवाला का मेन रीज़न हमारा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपका यूएसए और यहाँ पे हम मानते हैं इंडिया को, यहाँ से पैसा आना है अगर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तो बैंक मान लो लेता है 40% का कमीशन। मतलब इधर से अगर कोई बंदा 100 रुपये भेजेगा तो इंडिया के अंदर कितने आएंगे, 60 रुपीज़। लेकिन यहीं पे यूएसए के अंदर हवालाज काम करते हैं। हवाला मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसके इधर बंदा होगा और उसका इधर बंदा होगा, तो वो बोलेंगे कि हम जी 20% का कट लेंगे। मतलब 100 रुपये ये यहाँ पे हवाला के बंदे के पास भेजते हैं, तो ये इंडिया में यहाँ पे जो उसके रिलेटिव्स हैं उसको कितने रुपये देंगे, 80 रुपीज़। बीच में 10 रुपया ये खा लेगा और 10 रुपया ये खा लेगा। अब ये कैसे करेंगे, सेटल करेंगे ना। कुछ लोग इधर से पैसा भेजते होंगे इधर भी, तो जो नेट जो बचेगा सिर्फ वही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और वो आपको पता है कैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चेयर बेची है ना, कोई सर्विसेज बेची, कहा हमने जी फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए था, उसने ज़बरदस्त एडवाइस दे दी, हमने 5 करोड़ दे दिए, बस सिंपल। गवर्नमेंट ये थोड़ी ना बोलेगी वाई डू यू पे द 5 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल एडवाइजर, दे दिए सिंपल। ठीक है, तो ये क्या है आपका हवाला, मतलब इधर से पैसा, यूएसए से पैसा इंडिया के अंदर आ जाता है। ठीक है, थ्रू डिफरेंट मेथड्स। देन राउंड ट्रिपिंग ऐसा होता है जैसे अगर इंडिया के अंदर आप पैसा लगाते हो तो आपको कुछ टैक्सेशन पे करना पड़ेगा, लेकिन इंडिया का कुछ दूसरे नेशंस जैसे कि आपका सिंगापुर हो गया, मॉरिशस हो गया, उनके साथ संबंध हैं, बढ़िया हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं। उसके तहत हम ये बोलते हैं कि अगर आपकी कंट्री के अंदर किसी ने टैक्स पे कर दिया तो हमारी कंट्री में पे करने की जरूरत नहीं है, और इन कंट्री के अंदर टैक्स है 0%। तो जैसे इंडियन कंपनीज ऐसा करती हैं कि इंडिया में वो कंपनी खोलने की बजाय सिंगापुर या मॉरिशस में खोलती हैं, सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस होता है, वहाँ पे सिर्फ रजिस्टर करवाते हैं और उसके बाद उस कंपनी को इंडिया के अंदर लेके आते हैं एंड दे पे द 0% टैक्स।
दिस इज नोन एज द राउंड ट्रिपिंग। इसी तरह शेल कंपनी जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल बताया था कि मान लो यहाँ पे कंपनी है आपकी, यहाँ पे आपकी कंपनी बी, यहाँ पे कंपनी ए, कंपनी बी ने बोला कि जी कंपनी ए को पैसा चाहिए था कंपनी बी से, तो कंपनी ए ने बोला मैं आपको 2000 चेयर देती हूँ, और 2000 चेयर पहुंची ही नहीं, सिर्फ बिल गया इलेक्ट्रॉनिकली, और इलेक्ट्रॉनिकली इन्होंने पैसा यहाँ पे सेंड कर दिया। ना ही कंपनी बी कहीं एग्जिस्ट करती है और कंपनी ए सिर्फ कागज़ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, और ये पूरा ट्रांजैक्शन चल रहा है। दिस इज नोन एज द शेल कंपनीज। इसके अलावा बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन करना, पार्टिसिपेटरी नोट्स, जैसे कि कई लोग ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होता है, तो वो शेयर मार्केट में सीधा इन्वेस्ट नहीं करते, वो एफपीआई के पास जाते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फिर इन एफपीआई को अगर वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो सेबी के पास रिकॉर्ड भेजना पड़ता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एफपीआई, इसको हॉट मनी भी बोलते हैं कि बहुत बार पैसा आता है, बहुत तेजी से बाहर पैसा निकल जाता है। तो इस तरीके से भी जो है ना पैसा सेंड किया जाता है इंडिया के अंदर, कि भाई किसी को पैसा चाहिए कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, तो तुरंत से एफपीआई के थ्रू पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है, फिर इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस उठा लिया जाता है। देन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू है ना, बिटकॉइन के थ्रू पैसा सेंड करना, खरीदा जाना। देन कैश इंटेंसिव बिजनेस, जैसे कि लेबर्स की, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स की मार्केट होती है, वहाँ पे खूब सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना। इनमें क्या करते हैं, जो ब्लैक मनी है ना, ब्लैक मनी दिखानी तो होती नहीं है, इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, जिनको ना कोई सिक्योरिटी देनी होती, मतलब जिनके ऊपर ना कोई पीएफ देते ना और कुछ देते, सिर्फ पैसा पे कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, उस ब्लैक मनी के पैसे को ऐसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने में निकाल देते हैं। तो सर्विस मिल रही है, यस, रिकॉर्ड में है, नो, ब्लैक मनी सेट हो गई, हाँ, काम बढ़ रहा है, बिल्कुल। इसी तरह कसिनो के थ्रू, मतलब पैसे को ब्लैक को वाइट करना, तो ऐसा बोल देते हैं मैं कसिनो में जीता था, XYZ कसिनो से जीता था, तो कसिनो से भी कई बार ब्लैक का वाइट होता है। सो दिस इज द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का इफेक्ट क्या होता है, ब्लैक मनी का इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले भारत सरकार के लिए रेवेन्यू जाता है। टैक्स जो इंडिया लगाती है वो टैक्स इंडिया की भारत सरकार को नहीं मिलता, जिसकी वजह से वेलफेयर अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी का 7% ऑफ जीडीपी से लेकर 120%, मतलब इंडिया जितनी इकोनॉमी का एक पैसा भी दूसरी इकोनॉमी के अंदर, मतलब दूसरे देश में कहीं पड़ा हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस, इसको ठीक कर लेना। देन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर पैसा लगता है, जैसे कि गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, डायमंड खरीद के रख लेते हैं, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं बनता, क्योंकि गोल्ड पड़ा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। लेकिन अगर आपने लीगल मैकेनिज्म से पैसा कमाया है, देन यू वुड इन्वेस्ट इन ईदर इनटू द शेयर मार्केट, या फिर आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपकी मार्केट स्केल करेगी, गवर्नमेंट को टैक्स बेटर मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सब आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक मनी, आप क्या करोगे, गोल्ड या फिर डायमंड खरीद के अपने घर में रखे रहोगे, दैट इज अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, जैसे कि अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, वो जाएगा जाके ग्राउंड पे बोलेगा भाई मेरे को ये हॉल चाहिए, मान लो कोई हॉल है, ठीक है, सपोज फॉर द पार्टी पर्पस, यू आर अ मिडिल क्लास फैमिली, आपको भी आपकी पिताजी की रिटायरमेंट हो रही है, आपने हॉल बुक करना है, और आपके पास है ना, आपके पास बजट है 30,000 का, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा बिजनेसमैन आएगा और बोलेगा आपका हॉल कितने का, ये बोलेगा 1 लाख रुपीज़, फटाक से लेके चला जाएगा। इवन 30,000 इज़ गुड फॉर द वन डे, बहुत हैवी है, बट क्या करें, ये इन्फ्लेशन बढ़ाता है समाज के अंदर। फिर इसी तरह जब इसके पास 1 लाख रुपए हैं, तो इसकी बीवी ऐसा नहीं सोचेगी कि भाई सब्जी वाले के साथ मोल भाव कर लेते हो या कपड़े वाले के साथ मोल भाव कर लेते हो, सीधा फेंक के मारेगी पैसा कि कितना है, इतने का रखो। इसी तरह उनके दुकानदार आगे ऐसा ही शिफ्ट करता चलेंगे, एंड दैट वुड इंक्रीज द इन्फ्लेशन, राइट। देन हाउ टू टैकल इट, यहाँ पे मैंने जितने भी टैकल के सॉल्यूशन लिखे हैं ना, इन सभी को आप बिल फाड़ सकते हो चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी या फिर एफएटीएफ की। ये जो बातें हैं वो एफएटीएफ ने बोली हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, या फिर चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उनके चेयरमैन ने भी ये बातें बोली हैं। कौन कौन सी बातें हैं जिसके तहत हम ब्लैक मनी को टैकल कर सकते हैं? टैक्स रैशनलाइजेशन, टैक्स को इतना करो कि बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। जैसे कि जो 40 टैक्स बेस को एक्सपैंड करो। हमारे यहाँ पे नियरली 5% जो पर्सन है ना वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। आप टैक्स को इतना कम कर दो कि भाई बहुत सारे लोग इस टैक्स एम्बिट के अंदर आ जाएं, ठीक है, तो टैक्स बेस बढ़ जाएगा और इसके लिए टैक्स रेट कम करना पड़ेगा। अब आप सोचो, अगर मान लो कि कोई बुक है, ठीक है, मान लो कोई बुक है, ठीक है, एक बुक अपने ऊपर प्रॉफिट कमाती है 100 रुपये का, ठीक, और उसकी सिर्फ 2 कॉपियाँ बिकती हैं, तो उसे प्रॉफिट कितना मिला? 200 रुपीज़ का। और मान लो एक बुक वाला है, वो सिर्फ एक बुक के ऊपर 10 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, लेकिन उसकी बुक बिक गई भाई 2000, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000 का, ठीक है। सो अगर टैक्स रेट कम कर देंगे तो ज़्यादा लोग इस एम्बिट के अंदर आ जाएंगे, ज़्यादा लोग पैसा प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से पैसा भी बचेगा और ब्लैक मनी भी। इसके साथ ही में वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम कि भाई आपकी जो ब्लैक मनी है उसे बता दो, हम सिर्फ पेनल्टी लगा के छोड़ देंगे, आपको जेल वेल के अंदर नहीं भरेंगे। डीमोनेटाइजेशन हमने देखा था, उसके अंदर ऑपरेशन क्लीन मनी चलाई गई थी कि जो बहुत सारा पैसा एकदम से बैंकिंग में आया था उनको कैश किया, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू देखा गया और केसेस बिल्ड किए गए उस बेसिस के ऊपर। देन
कॉर्पोरेट से रिलेटेड कार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ये 1 अप्रैल 2017 से इंप्लीमेंट हुए हैं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ऑल्दो ये सारे आपके इकोनॉमी का पार्ट है, बट फिर भी मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, तो कंपनी बोलती है कि भाई मैंने ना चेयर खरीदी है, इधर से एक चेयर 5 लाख रुपए की है, तो इंडिया ऐसा बोलता है कि भाई आपको अगर चेयर खरीदनी है तो आपको पहले हमें बता दो, हमारे यहाँ पे जो मिनिमम चेयर का प्राइस है, उस जो मैक्सिमम चेयर का प्राइस है उससे नीचे नीचे अगर आपको यहाँ पे मिल रही है तो डू दैट, ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का खरीदोगे तो इससे बढ़िया भाई हमारे यहाँ से खरीद लो। तो ये है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। देन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की कई लोग बोलते हैं ना, जैसे मॉरिशस के अंदर अपनी कंपनी सेटअप करी, इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करने लगे, काम करने लगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि अगर आपका काम इंडिया से ही चल रहा है तो इंडिया को ट्रीट किया जाएगा प्राइमरी कंट्री, ठीक है, उस कंट्री के अंदर बात नहीं मानी जाएगी, चाहे बेसिक रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा के आए। इसके अलावा कुछ लॉज भी हैं, फीमा है, PMLA है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ताकि पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ताकि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बनाया जा सके, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, नार्कोटिक्स के ऊपर इलीगल इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट की, जैसे जो ह्यूमंस की स्मगलिंग करते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, उसके अगेंस्ट के एक्ट। मतलब इन सारी चीज़ों से क्या कोशिश की जाती है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, पॉलिटिक्स को अच्छा बनाया जाए, डेमोक्रेसी को अच्छा बनाया जाए, जो है ना इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट किया जाए जितना पॉसिबल हो सके उतना। और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, ये इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक है, बैंक क्वार्टरली रिपोर्ट बनाती हैं कि भाई इस अकाउंट के अंदर एकदम से तुरंत फटाफट से पैसा आ रहा है, ये देखो ये है क्या, ये अकाउंट भेजा जाता है FIU इंडिया के पास, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये यूनिट क्या करती है, पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, देखती है, साथ में उस अकाउंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अटैच करती है। इन्होंने बता दिया इन जगह पे जाके आपको अटैक करना है, ये लोकेशन बता दी, टारगेट दे दिया, फिर टारगेट को एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास भेजा जाता है, जैसे CBDT, CBIC, ठीक है, एंड CBI, NIA, ED तो फीमा और PMLA के ऊपर काम करती है, इन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है एंड देन दे स्टार्ट अटैकिंग ऑन दैट, क्या बोलते हैं उसको, पर्सन या फिर ऑन दैट प्रॉपर्टी, और फिर वहाँ से चीज़ों को कॉन्फिस्केट करते हैं, दे कॉन्फिस्केट दी प्रॉपर्टी। इंटरनेशनली कुछ ऐसे कानून हैं, बिल्कुल हैं, वियना कन्वेंशन 1988, ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है कानून है। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसको और ज़्यादा मतलब बार बार हम चेंज कर रहे हैं, बार बार नहीं, इनको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वही वाला एग्रीमेंट कीजिए, आपके यहाँ पे अगर किसी ने टैक्स दे दिया तो इंडिया के अंदर उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इंडिया इनके साथ दोबारा से रीनेगोशिएट कर रहा है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का ही एक एडवांस वर्जन है। G20 इनिशिएटिव है, ये G20 नेशंस ने मिलकर शुरू किया था और बोला था कि मनी शुड बी टैक्स्ड वेयर इट इज़ जनरेटेड, कि मनी का पैसा जो है वो वहाँ पे टैक्स लगना चाहिए जहाँ से पैसा अर्न हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब मान लो कोई कंपनी सिंगापुर के अंदर रजिस्टर है, इंडिया से पैसा कमा रही है, तो एज पर दिस रूल इसकी टैक्सेशन कहाँ होगी, इंडिया के अंदर होगी। देन टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, कि भाई किस कंपनी ने किस देश के अंदर कितना टैक्स दिया है, अगर इंडिया और ये सिंगापुर जो है अपनी कंपनीज़ के बीच में जो कंपनीज है उनका टैक्स स्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सोचो, मान लो यहाँ पे कोई कंपनी है ABC मॉरिशस के अंदर तो भाई बहुत तगड़ा 500 करोड़ का जो है ना टैक्स पे कर रही है, इंडिया के अंदर आके वो 50 रुपये का टैक्स पे कर रही है, तो इंडिया को जब पता चलेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो झोल है ऐसा से, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, यहाँ से टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। इसी तरह म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, कि भाई अगर कोई केस चलाना है आपको तो हमारा मतलब हम दोनों नेशन जो है कोऑपरेट करेंगे इस चीज़ के अंदर। बेसल नॉर्म्स अगेन इकोनॉमी से रिलेटेड है, UN ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, एंड दैट आफ्टर दैट इंडिया विल गेट एक्सेस टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एट ग्लोबल लेवल। इंडिया जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को गैदर कर पाएगी। ऐसे भारत सरकार डिफरेंट नेशंस के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रही है और बहुत सारी जगह के ऊपर सक्सेसफुल भी हुई है। इसका मतलब कॉपरेशन, इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, इसके साथ ही में बढ़िया से हमारे लीगल जो है ना फ्रेमवर्क, इसके अलावा अच्छे से जो है ना कम टैक्स का रैशनलाइजेशन करना, ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश करना। थ्रू दिस थिंग वी कैन एस्टैब्लिश अ क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी विद एवरीथिंग गुड, ठीक है। और फिर अपनी जो 720% ऑफ GDP है वो हम इंडिया में वापस ला पाएंगे, भारत को और समृद्ध बना पाएंगे। इस तरह से आपके इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा पोर्शन होता है कंप्लीट। वीडियो आपको यहाँ पे दी गई है, पिछली वीडियोस आप लाइव सेक्शन और वीडियो सेक्शन के अंदर आप जाके देख सकते हैं। प्लस नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड फ्री टू डाउनलोड, राइट। एंड बहुत बढ़िया, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ऑल द बेस्ट।